अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान की टेक्निकल वेबिनार सीरीज़ में खुशामदीद। और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर आलम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान बहैसियत मजमूई एक एनर्जी इंपोर्ट करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि हमारी जो रोज़ाना की ऑयल प्रोडक्शन है वो कोई 65 से 75,000 बैरल्स पर डे के लगभग रहती है। और जो हमारी ऑयल कंजम्पशन है वो 4,35,000 इस तरह बैरल जोमिया हमारी कंजम्पशन है। तो एक मेजर हिस्सा बड़ा जो ऑयल का है वो हमारा इंपोर्ट में आता है और उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से आए रोज़ ये देखने में आता है कि ये इतना बड़ा जो ऑयल जो पोर्ट पे इंपोर्ट होके आता है, वहाँ पे उसकी अनलोडिंग से लेके और फिर उसकी स्टोरेज, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन और एंड यूज़र तक पहुँचने तक उसकी जो पूरी जो सप्लाई चेन है एक, इसमें सेफ्टी के हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई इशू जो है हमें ख़बरों में मिलता रहता है। तो इस हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है कि रिस्क मैनेजमेंट इन एलपीजी एंड ऑयल हैंडलिंग। तो हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं मोहतरम नईम सुबहानी साहब। सर, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सेफ्टी कंसल्टेंट के। तो मैं नईम सुबहानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने तारुफ से सेशन का आगाज़ करें और उसके बाद जो है वो टॉपिक पे आ जाए। नईम सुबहानी साहब जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम क्लब की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिसमें बहुत सारे गैप्स हैं हमारे सिस्टम में, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और फिर हम देखें कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। जब हम कंक्लूड करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमने सारी जो बात की है उसमें कौन किसका क्या रोल है और क्या करना चाहिए। ये कह देना कि ये सिर्फ हुकूमत का काम है, ये काफ़ी नहीं है। हमें हर एक को अपने अपने लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं दुआ से आगाज़ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ के साथ ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने जो बात की है वो करनी है, वो कोई इसका स्कोप बहुत बड़ा है और ये 1 घंटे में कवर हो नहीं सकती। इसमें इतनी चीज़ें हैं, इतने फैक्टर्स हैं कि एक-एक के ऊपर जो है हम घंटों बहस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो मेजर एरियाज़ हैं उनको हम हाईलाइट करें। और इसमें जो हम यानी कंपनीज कर रही हैं वो कुछ रेगुलेशंस को देखेंगे, स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, कंप्लायंसेस को देखेंगे और जो अच्छे एरियाज़ हैं, जो पॉजिटिव साइड्स हैं उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और जो गैप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हुए देखेंगे कि हम इनको किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह हम इसको बेहतर बना सकते हैं। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर कस्टमर तक भी चली जाती है जो अल्टीमेटली उसका एनर्जी का यूज़र है। आगे चलेंगे। मेरा तारुफ जो है मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोगों को पता है मेरे बारे में। बहरहाल थोड़ा सा तारुफ देख लें कि मेरा 35 इयर्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ऑयल इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल्स, पाकिस्तान, आउटसाइड, फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल है मेरे पास और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड। इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें सोसाइटी को भी रन किया है, पाकिस्तान चैप्टर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल। मैं बोर्ड का एम्बेसडर भी हूँ, यूएसए का सेफ्टी बोर्ड। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास वेल्थ ऑफ नॉलेज है। कहते हैं इल्म का ख़जाना मेरे पास मौजूद है और वो मेरे लिए अमानत है और मैं उस अमानत को लौटाना चाहता हूँ। मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि मुझे ऐसे सेशंस में बात करने का मौका मिले ताकि मैं अपने जो मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। जिस एरिया पे मैं बात करने लगा हूँ इसको इस एरिया में मैंने अपने हाथों से उठाया, काम किया है, पाइप उठाए हैं, ड्रम्स उठाए हैं, मूव किए चीज़ें, ऑयल टैंकर्स को फिल करना, डिकेंट करना, एलपीजी फिलिंग एरिया, एलपीजी शिफ्टिंग एरिया, बल्क स्टोरेज, व्हाट नॉट। मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं इन सब फेजेस से गुजरा हुआ हूँ
और अपने हाथों से काम किया है और मैंने इन चीज़ों को देखा है, एक्सीडेंट्स होते हुए देखा है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस की हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ये कि मैं स्लाइड रीडिंग नहीं कर रहा, उसके पीछे मेरी स्ट्रेंथ भी है। तो ट्रेनिंग में तो हमने जो बात करनी है उसमें हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी जनरल अवेयरनेस, कि हम अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे इस एरिया में, कि जो रिस्क हैं इस एलपीजी एंड ऑयल हैंडलिंग में। विल बी टॉकिंग अबाउट दी लीगल इश्यूज, जो लेजिस्लेशन है और जो कंप्लायंस उसकी होनी चाहिए लोकली, उस पर बात कर लेंगे। फिर हमने एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स पे बात करनी है, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल एंड लोकल, उन पे बात करेंगे। इसमें फिर ये कि बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या हैं, जो हमारे यहाँ इवन पाकिस्तान में कुछ कंपनीज बड़ी अच्छी प्रैक्टिसेस कर रही हैं, हमें उनको अडॉप्ट करना होगा, और जो मल्टीनेशनल जिस तरह काम कर रही हैं उस तरह लोकल कंपनीज को भी करना होगा, ताकि वो गैप कम से कम रह जाए। और इवेंचुअली जो हमने करना होता है वो ये है कि वी हैव टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल लॉसेस। जो वी हियर अबाउट द एक्सीडेंट्स एवरी अदर मंथ, तो उसमें फिर वर्क डिलेज हैं, प्रोडक्शन डिसरप्शन है। इसमें फिर अहम बात जो होती है वो रेपुटेशन की बात करते हैं, कंपनी रेपुटेशन, बिकॉज इन मल्टीनेशनल्स कंपनी रेपुटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात करूंगा बाद में एक्सीडेंट्स की, कि जिसमें कंपनी रेपुटेशन जो है ना वो एट स्टेक हुई, और फिर कंपनीज को बहुत बड़ी पेनल्टीज भी देनी पड़ी हैं, तो वो फिर कंपनी के नाम के साथ वो लग जाता है कि इस कंपनी में एक्सीडेंट्स होते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। Training agenda में we will be talking about risk associated with this, regulations, codes, compliance and beyond, how we are complying and what needs to be done. We'll be talking of ISO standards and other standards, the design of the plant, the storage tanks, the trucks, material use, their inspections, the training of the staff, because training is very important for those who are actually handling, who are actually facing, जिसको हम supply chain को कहते हैं, because in companies we have good controls, the people are regularly employed, but in supply chain we entirely lose controls. So that is the main area which needs to be addressed. Then we will be talking about prevention, not protection. Protection is one thing, but that is too late. We have to talk about the prevention and even the emergency response, how to respond any kind of emergency if the public is at stake, if the employees are at risk. Then finally is the most important thing is the management involvement in prevention of accidental losses, because without the management commitment, without the start from the top, nothing can happen. So that is the main thing that where from we can start any safety program in any company. Definitely we are talking about oil and gas, which is a hazardous business, because there are chances of fire and explosion. So we are exposed, or people who are dealing with oil and LPG, they are actually exposed to fires and explosions, and that can impact the business adversely. Definitely the financial impact is there, the reputation impact is there, recovery cost and fines also, because there are fines now with the regulations, there are fines imposed on companies, and companies may go out of business due to those fines and liabilities. We can see globally that heavy fines were imposed on companies on their unsafe attitudes and accidents, which actually caused a lot of losses. And then mute कर ले please, mute कर ले. Implementation of HSE management system. If there is an HSE management system in place, but that is not effectively implemented, that is another question, because signing a safety policy and saying that yes, we have a safety manual and we have a training program, but the real implementation asks for more. So that needs to be addressed. Allocation of resources, because without allocation of resources you cannot expect some change. So that should be the start from the top management, that they should allocate resources. Proactive approach, not reactive. Not think after the accident or after something happening. They should look at the safety and health before something happens. So HSE is a proactive approach, not reactive. Naeem sir, slide check कीजिएगा. Okay. Okay. Then responsibility and accountability. If people are responsible, then they are accountable also. Without accountability, if they are not accountable,
doesn't work. So in HSE, the accountability is very, very important for the senior people who are actually running the show or leading. So management must take the ownership in HSE and lead by example, because unless the senior management or the board, they talk of safety and they own the safety, it doesn't सर work. स्लाइड नहीं कर रही, लोगों से मैसेज आ रहा है, काइंडली जरा देखिएगा इसको। अच्छा, मेरे पास तो स्लाइड चेंज हो रही है, या तो मैं फिर इसको मैं उस मोड में ले आता हूँ, आई बिलीव। जी आप सही ऐसे रखें इसको। अच्छा, मेरा ख्याल है वो स्लाइड चेंज होने में मेरे पास चेंज हो रही है, बट आई एम नॉट एबल टू। ओके, ठीक है। So the management involvement, the ownership in HSE and leading by example, that is important for the effective implementation of the safety program in the company, and without that nothing can happen. If we talk of liquefied petroleum gas, it's a friendly fuel, environmentally friendly, as well as if we use LPG for heating or for cooking or whatever, it is our friend. But if we do not use it responsibly, it can become our enemy. So fire is good for us, but uncontrolled fire can cause a lot of damages. So, hazard commonly associated with LPG is an uncontrolled release of product followed by fire. So, LPG is highly combustible in gaseous form due to its nature, and poses threat to cold burn and suffocation as well. We'll talk in detail later. So, these are certain properties of LPG gas. If we talk of oil has is same that it is good for space heating, cooking, processing industry. Transportation, wide use in transportation industry, aviation and power generation across the world. It is less dangerous if we compare with the LPG. Oil is less dangerous because it is in liquid form. So it is dangerous if it is mishandled and misused. So we'll talk how it becomes wild and how it catches fire. So there should be a care in storage, handling, distribution, and use of oil which can prevent accidents and consequences. Crude oil is usually unstable, having gases mixed with that. So crude oil handling is rather more dangerous than the oil products. But in modern plants, the oil, even the crude oil, is made a little stable, and its vapor cloud is reduced, or the gases are flashed out of the crude oil. But still, it is more dangerous than oil products. So then the liquefied petroleum gas, again, the chemical properties of the liquefied the LPG. One thing is important, that it is stored at around 150 psi pressure. Okay, so the stored pressure of LPG in any cylinder or in any storage tank will be around 150 to 170 psi, which is not much. If you compare with the CNG is around 3000 psi. Temperature is around 100 degrees centigrade, and flash point is less, but ignition point is 470 degree. It means ignition point means that it will not catch fire in normal situation. Self ignition is not possible in normal conditions, so it needs some ignition source. For safety reasons, mercaptanes are added in LPG so that any leakage can be detected by human beings, and fire or explosion can be prevented. So for the oils, yes, the crude oils kept at 10 read vapor pressure, which is to make it more stable. Gases are flashed out of the crude oil so that it can be easily transported, and there are less chances of catching fire. But the crude oil movement is so extensive that there are chances of pilferage also, and I have seen some accidents happening when the drivers were draining crude oil from the trucks, and there were some fires. So this is very common area, and I think the companies are very particular about it, that they take care of they wash their tankers, that there should be no pilferage because it is costly. Anyway. Okay, what causes the accident? The top factor is human factor. If we look at the accident history, almost 95%
accidents are caused because of human beings. So human factor is the key in accidents. Then in our supply chain, the vehicle defects also, the road rail defects also matter. Physical property of the released material, if it is volatile, it can easily catch fire. Quantity being transported, if more quantity is there, more chances of fire and explosion. Shipping conditions, pressure and temperature, usually it is stable, but if it is not kept at the same the stable conditions, it can cause trouble for the carrier. The container design and features, it is also defined in our rules and regulations that there is a certain design and it has to be followed. We'll talk of design later. Then securement, even the design of the container and its compartment and its structure, all that matters. So it has to be made of standard material and standard reinforcement, all that. Then corrosion factors, maybe some corrosion factors comes that can weaken the container. That also needs to be checked, and maybe it all depends on the owner of the truck. But there is a standard also that after how much time it has to be checked, the leakages or rusting checked, and the thickness of the material is also checked to confirm or verify that it will not fail. Overfilling and underfilling. Overfilling means it is beyond capacity, and underfilling means that flash the vapors will be created which are not good. Contamination, maybe we are talking of H2S and CO2, which are acidic. So if H2S and CO2 are mixed with the oil, the more chances of pitting and corrosion within the container. Okay. Then temperature changes leading consequent overheating. Overheating is less likely in the tankers, but in normal temperature, even I have not seen any accident due to high temperature, even in the Middle East. So, but if there is a direct impact of fire on the tanker, that is something else. Major causes of accident, if we discuss the causes in supply chain, yes, supply chain control is the major thing, because with HSE management of the supply chain is the key area. Without their HSE management, we cannot succeed. We can implement the system in the company, we can write the policies, the procedures, the training program, but unless we take all the program to the supply chain, at the last mile guy, at the grassroots level, it doesn't work. So the main area of focus has to be the supply chain. So we have to ensure that their drivers, their people, their supervisors, they are well trained and they know what they have to do. Without their and very important issue with the supply chain is that they have temporary labor mostly, not daily wage, but they are not that loyal, because in companies the employees are permanently employed, but in supply chain usually they are casual workers, contract workers, so they have less loyalty with the company. So their response or compliance is weak always. So it has to be taken care and taken seriously by the company. Okay. Accident history, we can talk of accidents, so fires, explosions, toxic releases, deaths, injuries, property damage, contamination of land, water and air. So these are all, there are many accidents happened which actually tells us that what actually went wrong, why it happened, maybe some corrosion, maybe some road accident, maybe design feature, what quantity being transported. If there is no compartment in the tanker, there are compartment 3 or 4 compartments. If there is no compartment, when the brakes are applied on the road, the whole liquid will rush towards the front end. So that may cause the damage of the containment. So integrity of the containment or the tanker and its valves also, because sometimes valves fail. If valve fail, we cannot control the wastage of material.
There are many learnings which we can talk about, but I think we have covered and we'll talk later about these two. So let's, okay. This very accident that happened in 2016 in Yeshahura when an LPG tanker actually hit a car. So 10 people died and 20 injured. And there was a response, but late response because people were not aware what to do. So it was there was a big loss due to that accident. But for your information, I think in the even in the advanced world, these accidents actually have triggered the legislation and awareness of people. And after those accidents, people have learned through hard way. The governments have learned hard way. You remember the Baldia accident in Karachi. So the Sindh Occupational Safety and Health Act was initiated after that accident. And similarly, there was an accident where New York City was on fire. In early 1900. So that was the start of legislation in US. So these accidents actually pushed the governments to go for legislation. Similarly, this accident also, there were 212 people died and over 150 seriously injured in 2017, where a truck was overturned and it was leaking and people were trying to collect oil from surrounding area, and unfortunately reportedly somebody lit the cigarette, started smoking, and that was the point where the vapor of the oil caught fire. Because when oil is open and it is open in the open atmosphere, it will heat up and the vapor will be on the top of the oil. So ignition source provides immediate catching fire, and it was the spread of fire was so quick that almost 200 people were burned and then died later. The last line you can see that the heavy penalties imposed on the company. So that was due to legislation. So that's very good that there is a regulation, there is a legislation, and that actually pushes the carriers or the companies to take care of public safety also and take care of the oil handling. So this is important. Okay, let's talk about the LPG. If we talk of LPG cylinders, the safety features of the LPG cylinders are quite adequate. I mean, the design of the LPG cylinder is good enough because it is the safety factor is 2.85 to 3, means it is 3 times strong to hold the pressure, and the pressure by itself is not much. It is 150 psi. There is a safety relief valve which is provided. For example, if there is an excessive pressure, so it will be released with that valve. So it is again a good feature provided. And for leak detection, as earlier said, I shared that markup trains are added in LPG so that any leak can be detected easily. The main point of failure of any LPG cylinder is if it is used for CNG. Because for CNG has a pressure of 3000 psi and LPG has a pressure of 150 psi. There is no compatibility. So if somebody tries to fill CNG into LPG cylinder, definitely it will explode. Otherwise, there is no chance that it will explode with LPG. The only chance of explosion of LPG cylinder is when it is thrown in an open fire where it can explode with a phenomena which is called belly. We'll talk of belly also. So that is the only case. Otherwise, if it is even heated up, the pressure relief valve will open and whole LPG will be released, and the flame will be seen out of the cylinder, not inside the cylinder. So the flame will be outside. Okay, there are risks about transportation of cylinders. When people throw them, there is a chance that they will fail. Not fail, rather this valve will be maybe damaged or gas will be released. Keep in mind that in any case, if it is even if the LPG cylinder is thrown
on the ground from height, what will happen that if there is a failure, the leak will be liquid failure. The leak will be of liquid failure due to failure. But in CNG, that will be a gas. So liquid and gas, there is a difference. When high pressure gas of CNG is released from a cylinder, it can catch fire very easily. But LPG will not catch fire. Another feature is hydro testing of LPG cylinders. So it is also done. So means there are many features or design features which are available with the LPG cylinders. But the connection which is made from cylinder to the burner, if it is proper, okay. But if it is not proper, the leak chances are with with that hose, connection and hose. That can leak and create trouble for the users. Then safe storage and stacking of cylinders. So there are standards, British standards tell that how much quantity can be stored at one place. The area has to be well ventilated because there are chances of leakage, even small leakage, but it will accumulate. Because the LPG is heavier than air, so it will settle down, and when it settles down, so it can with the when if it so be upright, the valve should be on the top. It should not be laid down. Even if the LPG cylinder is laid down, the rubber seal which is in its valve, it can damage. So always the LPG cylinder has to be in upright condition, whether it is used or being used or stored, never laid down. It is not safe. So there are conditions, there are requirements for connections, the electrical connections, the wiring, lights, ventilation, that will be discussed later. So there are requirements for the storage areas. Okay. When we use the cylinders at home, there is a gas leak is likely. So what we can do, because during transportation, some vibration or some pressure or maybe somebody has hit the cylinder, so there is some chance of leakage. So gas cloud may form an explosive mixture. Explosive mixture means where the air and gas has a certain ratio. So lower explosive limit and upper explosive limit are defined, but that is very rare. Very rarely the gas cloud is formed which can ignite. Sometimes it is rich than the requirement, and sometimes it is lean than the requirements. So only small band is important, where if that cloud is present or explosive mixture is present and there is an ignition source, that can explode. हमने सुना होगा कि कमरे में आप दाखिल हुए, किचन में दाखिल हुए, किसी ने वो बिजली का स्विच ऑन किया है और एकदम एक्सप्लोजन हो गया है. लेकिन ये हमेशा नहीं होता. मैंने अपने घर में महसूस किया है, बाज़ औक़ात कुछ ये बर्नर में से गैस लीक हो रही होती है और जाके मुझसे भी ये काम होता है, लेकिन एक्सप्लोजन नहीं हुआ. तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि गलती मैंने बहुत बड़ी की है, लेकिन उस वक्त वो मिक्सचर जो है वो प्रॉपर नहीं था. मे बी सम वेंटिलेशन, ड्यू टू सम वेंटिलेशन, और मे बी मिक्सचर वाज रिच इनफ, तो उसने वो इग्नाइट नहीं होगा. तो देयर इज सर्टेन लेवल्स. इग्निशन सोर्स अगर मिल जाए तो फिर वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर है तो उसको इग्नाइट कर सकती है और इनिशिएट द फ्लैश फायर. फ्लैश फायर जो है वो फिर वो गैस क्लाउड बन जाता है और वो उसका प्रेशर होता है और उसकी वजह से उस क्लाउड में या उस बॉल में, फायर बॉल में जो चीज़ आ जाती है, दैट इज बर्न. हाई टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज़्यादा. Cylinders must be stored outside kitchen. ये डोमेस्टिक यूजर्स को बताना चाहिए जो गैस सिलेंडर्स बेचने वाले हैं कि हमेशा किचन के बाहर रखें सिलेंडर को, क्योंकि सिलेंडर से लीकेज के चांसेस हैं. स्टोरेज एरिया आपने बता दिया कि मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड. यूज के बाद इसका वाल्व जो है हैज टू बी क्लोज्ड. अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वाल्व में से के कनेक्शन में से कहीं ना कहीं से लीकेज होती रहे और वो सुबह में आपके लिए प्रॉब्लम बने. तो वाल्व हैज टू बी टर्न्ड ऑफ. गाड़ियों में जो एलपीजी यूज हो रही है इज वेरी डेंजरस.
उसमें पॉइंट ये है कि एक तो उसको सिलेंडर को वो लिटा देते हैं, लिटाने की वजह से उसका वाल्व जो है लीक कर जाता है और लीकेज जो है वहाँ पर होती है। फिर ये है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इन केस फॉर गॉड फॉरबिड, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ये सिलेंडर जिस वक्त हिलेगा तो वो उसमें से निकल जाएगा, उसका कनेक्शन निकल जाएगा और देयर इज नो कंट्रोल। तो उसकी वजह से इसमें लीकेज हो जाएगी और लीकेज को जैसी इग्निशन मिलेगी वो आग पकड़ लेगी। तो इसलिए गाड़ियों में एलपीजी इज नॉट रिकमेंडेड। सीएनजी के फिक्स सिलेंडर्स जो है ना वो लगाने के लिए कहा गया है, उसमें भी हैजर्ड्स हैं, वी विल नॉट टॉक अबाउट सीएनजी, उसके अपने मसाइल हैं, इश्यूज हैं, लेकिन एलपीजी इज डेंजरस फॉर व्हीकल्स, तो उसमें नहीं लगाना। रबर होज जो हैं और जुबली क्लैंप्स आर अनसेफ। यूजुअली कनेक्शंस किस लिए बनाए जाते हैं कि रबर होज और जुबली क्लैंप यूज किया जाता है, विच इज नॉट स्टेबल। तो जुबली क्लैंप जो है विद दी वाइब्रेशंस वो लूज हो जाता है, निकल सकता है, और रबर होज जो है ना वो भी वाइब्रेशन की वजह से उसमें क्रैक आ सकते हैं और वो निकल सकता है नोजल के ऊपर से। सो इसके लिए प्रॉपर कनेक्शन होते हैं, जो लैच टाइप कनेक्शन है वो अगर लगे तो वो सेफ है। ये रबर होज और जुबली जो है इज नॉट सेफ। ठीक है ना। बिलीवी के बारे में बात इसमें लिखी हुई है कि बिलीवी क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिलेंडर को अगर हम ओपन फायर में फेंक दें, फॉर एग्जांपल ये आपको लाइट नजर आ रहा है इसमें कि किसी जगह पे आग लगी हुई है और सिलेंडर्स जो है ना उसमें से गैस निकल रही है और वो एक्सपोज्ड है उससे, आग से। इस कंडीशन में होता ये है कि एक लेवल तक जितनी भी गैस है वो हीट अप होते होते वो निकल रही होती है, और वो जितनी भी हीट है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रही होती है। तो उसकी वजह से गैस सिलेंडर के ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जिस वक्त वो गैस यानी लिक्विड खत्म हो जाता है और सिर्फ गैस रह जाती है, उस वक्त फिर उसमें हीट ट्रांसफर की गुंजाइश नहीं रहती। उसमें अंदर जो रह जाता है लिक्विड या वेपर आ जाता है वो फिर एक्सपैंड होना शुरू होता है और एक्सपैंड होके उसको एक्सप्लोड कर देता है। सो दैट इज वेरी रेयर। ये जो एलपीजी सिलेंडर्स, एलपीजी के स्टोरेज टैंक्स हैं, उनमें भी यही बात है कि वो बिलीव उस वक्त होता है जब वो डायरेक्ट फायर से एक्सपोज हो जाए, और जिसके चांसेस बहुत रेयर हैं, क्योंकि डिज़ाइन के मुताबिक एवरी एलपीजी टैंक हैज़ टू हैव अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फिर उसमें फायर वाटर का सिस्टम होता है, तो देयर आर लेस चांसेस कि वो एक्सप्लोड हो कोई भी एलपीजी टैंक। ऑफ लोकल लेजिस्लेशन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस पे बहुत कम काम हुआ है, और जो काम हुआ वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा तो इस सेंस में कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये हमारा जो लेजिस्लेशन चेंज हुआ था इसमें 18th अमेंडमेंट के बाद कि फेडरल के बजाय ये प्रोविंसेस करेंगे, तो एक टाइम तक तो किसी ने इसको रियलाइज ही नहीं किया कि प्रोविंसेस कब करेंगे। तो ये बल्दिया की जो फायर हुई थी उसके बाद ये सिंध ओश एक्ट आया था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हुई थी। अभी भी उसकी उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बिकॉज यू नो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अभी भी, और अभी भी जो है इस पर काम हो रहा है। इसमें बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है लोगों को, तो दैट लैक्स। तो चले, लॉ है, पंजाब में भी लॉ बन गया है 2019 में, बट स्टिल नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड फुली। बाकी प्रोविंसेस में भी काम चल रहा है, लेकिन एक ही कंट्री में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन लॉ एटलीस्ट। जैसे अमेरिका का अगर हम मॉडल देखते हैं या और कंट्रीज का, तो अमेरिका में जो फेडरल लॉ है वो ओश एक्ट, वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट उन्होंने एक बनाया हुआ है फेडरल का। तो बाकी प्रोविंसेस आर एनकरेज्ड टू मेक देयर ओन लेजिस्लेशन, but it has to be at par with the federal legislation, which is a benchmark for the provinces. Similarly, पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि एक फेडरल लॉ होना चाहिए which has to be a benchmark for other provinces, और वो एक थिंक टैंक के तौर पे भी यूज हो रहा फेडरल का लॉ, लेकिन अभी तक उसमें नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। पेट्रोलियम एक्ट 1934 जो है अभी तक एप्लीकेबल है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, उसमें फिर उसके अंदर रेगुलेशंस बने हुए हैं। ओगरा एलपीजी रूल्स बने थे, वो भी कुछ रिवाइज भी हुए हैं, तो इट इज़ गुड। इसमें सेफ्टी की प्रोविजंस भी हैं, डिज़ाइन फैक्टर्स भी हैं। फिर ये इसमें नहीं सर, माइक क्लोज हो गया आपका। अच्छा, मुझे नहीं पता लगा, कर्सर तो ऊपर था।
वाइब्रेशन हुई है, पता नहीं, एनीवे। तो दीज आर लेजिस्लेशंस एंड रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन द इंडस्ट्री। मे बी इसमें कुछ और भी होंगे, बट दिस आई कुड कैप्चर। इसमें फिर देयर आर स्टैंडर्ड आल्सो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। उसमें NFPA 58B जो है वो LPG स्टैंडर्ड है, NFPA 30 जो है वो कंबस्टिबल लिक्विड्स को एड्रेस करता है, फिर ISO 39001 जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एड्रेस करता है, फिर ILO की गाइडलाइंस हैं, और ILO का उसमें फिर इसके अलावा IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप की गाइडलाइंस हैं, इसमें ISO के स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पे अप्लाई होते हैं, गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, गाइडलाइंस हैं। तो दीज आर एक्चुअली can be referred and can be utilized for the industry, which are very good standards, and people, a group of people or group of experts actually sat down and they have developed these guidelines and standards, so they can be implemented, applied in different companies, so that their operations can be safe. So very good to have, but अनफॉर्चुनेटली अभी जो इसकी कंप्लायंस है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो ये कंपनीज के लिए एक बहरहाल गाइडलाइंस अवेलेबल हैं और वो अडॉप्ट की जा सकती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूजुअल अप्रोच है वो दैट इज रिएक्टिव कि इसकी एग्जांपल है, अगर आप मोटरवे के ऊपर आते हैं तो यू नो कि आपको फाइन होगा, तो व्हाट यू डू, आप अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में रखते हैं और अपना सीट बेल्ट को भी कंप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप मोटरवे से उतर जाते हैं तो मैनी पीपल आई हैव सीन वो बेल्ट उतार के इस तरह करते हैं कि बस अब मोटरवे खत्म हो गई, अब बेल्ट की जरूरत नहीं है, और सिमिलरली स्पीड का भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो लेजिस्लेशन की एक वैल्यू है, तो लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडस्ट्री। फिर इसमें जो भी इंडस्ट्री है जब भी कोई स्टार्ट लेते हैं तो सेफ्टी थ्रू डिज़ाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, और सेफ्टी थ्रू डिज़ाइन में हैज़ऑप है, हैज़र्ड ऑपरेटिबिलिटी स्टडी, रिस्क असेसमेंट्स हैं, सो दैट द कंट्रोल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। This is so the safety starts with the design of the plant. फिर इसमें इफेक्टिव HSE मैनेजमेंट है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके बगैर आप सेफ्टी अचीव नहीं कर सकते। सेफ्टी कल्चर को हमने अचीव करने के लिए ये हमने करना होगा हमें। प्रोएक्टिव अप्रोच रादर रिएक्टिव अप्रोच, एंड रादर प्रोटेक्टिव। तो ये वर्ड्स भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, वी हैव टू लुक एट दी थिंग्स अहेड ऑफ टाइम। जिसका स्टार्ट जो है रिस्क असेसमेंट होता है, इसका स्टार्ट HSE का इफेक्टिव प्रोग्राम होता है। फिर इसमें कॉम्पिटेंस एश्योरेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मैंने आपको सप्लाई चेन की बात की। सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा फैक्टर कॉम्पिटेंस एश्योरेंस है, क्योंकि लोग चेंज होते हैं और जल्दी चेंज होते हैं, और चेंज होने की वजह से जो नया आदमी आता है उसका यू आर नॉट श्योर कि वो कॉम्पिटेंट है और वो काम को सही देख सकेगा। तो फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुपरविजन की है, कि सुपरविजन जो साइट सुपरविजन हो वो कॉम्पिटेंट हो, अगर वर्कर्स नहीं है तो साइट सुपरविजन कॉम्पिटेंट हो और वो उनको एश्योर कर रही हो कि वो गलत काम ना करें ऐसा, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन एट स्टेक आ जाए। तो गलती तो सप्लाई चेन की होगी, लेकिन नाम जो है, चूंकि नाम उसके ऊपर टैंकर के ऊपर भी और LPG सिलेंडर पे भी और जिस चीज पे भी उसका कंपनी का नाम होगा, तो कंपनी का इमेज जो है विल बी एट स्टेक। सो कंपनी शुड पे मोर अटेंशन ऑन देयर सप्लाई चेन। I think mainly we have addressed this issue, but environmental issue is another area which needs to be looked into, because there are environmental laws, and all the plants or facilities are supposed to implement the environmental management plan, क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज होती हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट, इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके अगेंस्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं। सो दैट हैज टू बी फॉलोड, व्हिच हैज बीन एग्रीड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। वो किसी वक्त ऑडिट करें तो वो आपको आके कंप्लायंस उसकी चेक करेंगे। आपके प्रोडक्ट की वजह से सॉइल कंटेमिनेशन हो रही है तो इट्स अनदर इशू, इट्स अ लॉस ऑल्सो, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये नहीं होना चाहिए।
फिर जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ का भी इशू है कि उनकी इनहेलेशन की वजह से जो वेपर्स वो इनहेल करते हैं, और समटाइम्स अगर कोई ऐसी मशीनरी है जिसका स्मोक है, वो स्मोक को इनहेल करते हैं तो देर देर हेल्थ इज इम्पैक्टेड। फिर उसमें बहुत सारे ओवरवर्क की वजह से या स्ट्रेसफुल जॉब्स की वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, तो वो भी एक इशू है इंडस्ट्री में कि रिमोट लोकेशंस पे काम हो रहा है, लोग प्रेशर में हैं, या ड्राइवर्स जो हैं वो एक्सटेंडेड आवर्स की ड्राइविंग कर रहे हैं, और पीपल आर लेस पेड, सो दे हैव लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आल्सो एंड स्ट्रेसेस, और स्ट्रेसेस की वजह से देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। तो इसको हमें देखना होता है कि फिर उसमें जो कंट्रोल्स है, उसमें नॉइज़ का है, हीट का है, पुअर वेंटिलेशन है, गैसेस हैं, नॉशियस गैसेस हैं, एसिडिक गैसेस हैं, these all factors do matter when we talk of health and safety. So ये hazards तो there can be a big list, ये तो चंद बातें की हैं, मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पॉइंट ये कि द कंपनी और द एंटिटी हैज़ टू कैरी आउट अ डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट। वो जब तक वो रिस्क असेसमेंट जो है ना वो थॉरो नहीं होगी, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द रिस्क। So risk assessment usually is carried out by the HSE department or safety people, but the line management has to be there. The subject matter experts has to be sitting in the risk assessment so that they can identify the risks associated with their jobs, and then they will identify the controls, because they are the best people who know how the job is done and how can it be done safely. So risk assessment जो है ना has to be carried out. There should be a joint exercise where line management should be sitting and HSE team has to facilitate. तो जब तक line management risk assessment में नहीं होगी और own नहीं करेगी, वो effective नहीं होगी। फिर risk assessment is not one time activity. It has to be repeated every year or 6 monthly basis. Risk assessment is revised. और दो और एरियाज हैं, जो दो और चीज़ें हैं, लाइक सम एक्सीडेंट हैपन, वहाँ से आपकी कोई लर्निंग है तो फिर वो उसमें ऐड हो जाएगा, रिस्क में ऐड हो जाएगा। कोई ऑडिट हुआ है उसमें कोई पॉइंट आया है तो वो रिस्क में ऐड हो जाएगा, रिस्क रजिस्टर में। तो रिस्क असेसमेंट इज ऑन गोइंग एक्टिविटी एंड इट हैज़ टू बी रिव्यूड बाय द मैनेजमेंट एंड बाय पीपल, एंड पीपल मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिस्क इन देयर जॉब्स। सो इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट कि रिस्क असेसमेंट हो रही हो, लोगों को बताया जा रहा हो कि आपका रिस्क का एक्सपोजर क्या है। और the last line you can see the risk ownership to be taken by the top management. वो ये नहीं हो सकता कि कंपनी की मैनेजमेंट कहे कि जी हमने ये जॉब सबलेट कर दी है सप्लाई चेन को या किसी कंपनी को हमने आउटसोर्स कर दिया तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। नो, दे आर एक्चुअली योर पार्टनर्स। If they do wrong, you are equally accountable and responsible. And जो फाइन इम्पोज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई वायलेशन कर दी है और फाइन इम्पोज होता है, वो सप्लाई चेन पे इम्पोज नहीं होगा, वो ऑपरेटर पे इम्पोज होगा। वो जो ओनर है, ओनर ऑफ द कंपनी है, दे हैव टू पे दी पेनल्टीज और दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। और इवन दी ये जो अगर कोई लिटिगेशन हो जाती है, कोर्ट्स में अपीयर होना पड़ता है, देन the owner will be there, not the supply chain. तो इसमें बड़ा केयरफुली इसमें देखना होता है कि रिस्क असेसमेंट भी हो और that needs to be implemented. There is a risk matrix which is applicable in different companies. It is very good tool to analyze your risks, which risk is in the red zone, which is very high, which in the yellow zone, which is medium risk, and which is in the green zone, which is reasonable or acceptable. So the management should know that how many high risks they are exposed to and what measures they have taken. So unless they have adequate measures taken, there are chances of accidents. तो एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया, रिस्क को कंट्रोल नहीं किया और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। एक छोटी सी एक लिस्ट बनाई है जिसमें रिस्क लिखे हुए हैं, बट दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। मे बी इसमें तो 100 पॉइंट्स आ सकते हैं। अगर हम पूरी सप्लाई चेन, पूरा ओवरऑल इस सारे ऑपरेशन को देखें तो देयर कुड बी 100 रिस्क्स आइडेंटिफाइड। इसमें मैं थोड़ा सा एक और बात करूँ, वी आर टॉकिंग ऑफ ऑपरेशन ओनली। अगर हम ओवरऑल रिस्क को देखें तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। If we talk of financial risk, we can talk of IT risk, we can talk of technology risk, the import, export,
आई मीन एनवायरमेंटल रिस्क है, सेफ्टी रिस्क है, फायर रिस्क है, तो देयर इज अ बिग लिस्ट, बट वी आर टॉकिंग ऑफ ऑपरेशनल रिस्क कि हमारे ऑपरेशंस में कितने रिस्क हैं, तो ये लिमिटेड है, अदरवाइज रिस्क की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. एनीवे, गैस एक्सप्लोजन ड्यू टू लीक और कंटेनमेंट फेलियर, तो इसमें रिस्क तो हाई है, हाई लेवल है, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा हैं. तो फिर उसके कंट्रोल्स लिखे हुए हैं कि डिटेक्शन, गैस डिटेक्शन लीकेज की, और उसके इंस्पेक्शन, रिपीटेड इंस्पेक्शंस. ये जस्ट टू शो यू कि आपको पता हो कि ये हमारा रिस्क है और ये जो हमारे कंट्रोल्स हैं. इस तरह फायर के कंट्रोल आपके पास होने चाहिए कि फायर फाइटिंग सिस्टम आपका है, फायर डिटेक्शन भी है, फायर फाइटिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, रिस्पॉन्स भी है. वो चीज़ है. फिर रोड एक्सीडेंट्स है, रोड एक्सीडेंट में ड्राइवर्स की कॉम्पिटेंस और गाड़ियों की इंस्पेक्शन, और फिर इमरजेंसी रिस्पांस कि अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर गाड़ी उलट गई है, गैस लीक हो गई है, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का टैंकर है वो उलट गया है. अभी चंद दिन पहले मुजफ्फराबाद में एक एलपीजी का टैंकर जो है वो एक बहुत ही नैरो जगह से पास कर रहा था. लैंडस्लाइड की वजह से इतनी सॉफ्ट जगह थी वो कि उससे वहाँ से गुजरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती गुजारने की कोशिश की और वो गहरी खाई में गया. उसकी वीडियो मैंने देखी तो मैं हैरान रह गया हूँ, बट लकीली द ड्राइवर सर्वाइव्ड. लेकिन उसके आप देखें इम्पैक्ट्स, देखें ना, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है, उसका कम्युनिटी पे इम्पैक्ट है. एक एसेट था वो जिसकी फैमिली होगी उस पर फीड हो रही होगी, जो 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 उसके साथ एसोसिएटेड सबके ऊपर इम्पैक्ट आ गया, और थोड़ी सी अगर केयर करते तो वो एक्सीडेंट बचाया जा सकता था. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. अच्छा, ये सफोकेशन जो है ना, ये ड्यू टू गैस लीक. कीप इन माइंड कि जो एलपीजी सिलेंडर अगर आपके रूम के अंदर रखा हुआ है या किचन के अंदर रखा हुआ है, तो वहाँ पर अगर कोई सोया हुआ है तो उसको सफोकेशन हो सकती है, बिकॉज जो गैस लीकेज हो रही है दैट हैज़ पॉजिटिव प्रेशर, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है. जब ऑक्सीजन डिस्प्लेस होगी तो सिर्फ गैस रह जाएगी, और गैस जब रह जाएगी तो वो उससे जो आदमी सोया हुआ है, जो लोग सोए हुए हैं, वो सफोकेट हो जाएंगे, उनकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, दे विल डाई. या अगर जल्दी पता लग गया तो दे विल गेट अनकॉन्शियस और फिर उनको रिवाइव करना पड़ेगा. तो ये सफोकेशन जो है ड्यू टू गैस लीकेज इज वेरी डेंजरस फॉर पीपल. तो इसलिए सिलेंडर को कमरे के अंदर रखना इज डेंजरस. ठीक है, इसमें अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ सिलेंडर का डिजाइन, टैंकर का डिजाइन है, स्टोरेज टैंक का, उसकी डिजाइन है, टेस्टिंग है, उसकी इंस्पेक्शन है, उनको हमने इंश्योर करना होता है. सप्लाई चेन की इनकम्पिटेंस, उसको मैंने बार बार हाईलाइट किया कि कॉन्ट्रैक्टर एचएससी मैनेजमेंट जो है पूरा प्रोग्राम है कि कॉन्ट्रैक्टर्स वो हायर किए जाएं जो जिनका रिकॉर्ड के पास कॉम्पिटेंस हो. सेफ्टी कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्टर है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम, आपको कुछ पे करना पड़ेगा. तो इट्स नॉट, सेफ्टी सस्ती नहीं है, सेफ्टी के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना, बट देयर इज अ बेनिफिट आल्सो. 3 times the benefit is 6 times. Americans कहते हैं it has a benefit of 6 times, Britishers कहते हैं 3 times. So means there is always a benefit. जो इन्वेस्टमेंट है सेफ्टी पे, it will pay you off eventually someday. मैनुअल हैंडलिंग के इश्यूज हैं, क्योंकि सिलेंडर जो है वो उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, तो वो भी एक इश्यूज आ जाते हैं उसमें भी. उसके लिए हमने ट्रेनिंग एंड अल्टरनेट अरेंजमेंट करने हैं ताकि मैनुअल हैंडलिंग मिनिमम हो और लोगों को उसमें ना करें. कम्युनिटी अनरेस्ट एक इशू है कि कम्युनिटी के इश्यूज आ जाते हैं, वो किसी वक्त वो प्रोडक्शन इंटरप्ट कर देते हैं, तो वो कम्युनिटी रिलेशंस वाले जो है उनके साथ उनको रखेंगे, उनसे लाइजन रखेंगे. कोल्ड बर्न्स हो सकते हैं, बट दैट इज स्मॉल, कि डायरेक्टली कोई गैस का इम्पैक्ट आ जाए आपके हाथ के ऊपर, तो वो अवेयरनेस के साथ. स्पिल्स और एयर पोल्यूशन एक हैजर्ड है. तो बहरहाल ये रिस्क थोड़ा हमने लिख दी हैं, लेकिन ये जस्ट टू शो यू कि इस तरह से आप एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं विच विल बिकम योर रिस्क लिस्ट. We can prevent the accident losses, with the compliance of regulation and standard, effective implementation of systems, training and awareness, inspections, audit, observation, accident reporting and investigation, responsibility and accountability of the line management, and risk ownership taken by the management. This is repeated, but again, it's important. That's why. मिनिमाइज द इम्पैक्ट. इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम होगा, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी.
इमरजेंसी रिस्पांस लेट होगा सो उसमें फिर डिजास्टर। तो ये है मटीरियल फेलियर्स हो जाते हैं ड्यू टू कोरोजन एंड ओवरलोडिंग और ओवर स्ट्रेस, तो उसके लिए भी तरीके हैं कि उसका इंस्पेक्शन का प्रोग्राम है। सेफ्टी डिवाइसेस को बाईपास करना और उनका मेल फंक्शन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो सेफ्टी वेल्व्स हैं या कोई और सेफ्टी गैजेट्स हैं उनको बाईपास कर दिया जाता है या उनको मेल फंक्शन कर रहे हैं, नोबडी केयर्स, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आप घर में देखें तो इवन द प्रेशर कुकर, अगर प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी वेल्व है अगर किसी वक्त वो मेल फंक्शन कर जाए तो कॉन्सिक्वेंसेज यू कैन इमेजिन क्या है कॉन्सिक्वेंसेज है, इट विल एक्सप्लोड। और ऐसे केसेस हैं कि कुकर जो किचन में कुकर फटा है और उसकी वजह से बहुत सीरियस इंजरीज हुई हैं और डैमेजेस हुई हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो इस तरह से सेफ्टी डिवाइसेस जो हैं उनको मेल फंक्शन होते हुए उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और उनको बाईपास नहीं करना है। जर्नी मैनेजमेंट और फ्लीट कंट्रोल एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके लिए स्टैंडर्ड भी है, लेकिन अब ये कंपनीज के ऊपर होता है कि वो फ्लीट कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं। ट्रैकर सिस्टम भी है आजकल, ट्रैकर से मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन जर्नी मैनेजमेंट की वो रिस्पांस होता है कि तो इमरजेंसी रिस्पांस क्या देंगे कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए या स्टक हो जाए ट्रक, तो उसके का रिस्पांस कैसे करना है, तो वो प्लानिंग होती है, वो जर्नी मैनेजमेंट का पार्ट होती है। फिर इसमें अगर इमरजेंसी इक्विपमेंट ही आपका पूरली मेंटेन्ड है, हम सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर लें, फायर वाटर पंप की बात कर लें या और कोई सेफ्टी रिलीफ वेल्व की बात कर लें, तो वो इमरजेंसी इक्विपमेंट है उसकी पूर मेंटेनेंस जो है वो ठीक नहीं है। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस अगर नहीं है तो एक रिस्क बढ़ जाता है। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स का प्रोग्राम नहीं है तो वो आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि गैप्स क्या हैं, गैप्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। इमरजेंसी रिस्पांस प्रॉपर नहीं है तो कंपनी रेपुटेशन एट स्टेक है। पुअर सेफ्टी कल्चर, सो सेफ्टी कल्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे एक पूरा काम करने की कंपनीज को ज़रूरत है। मैं एक जगह टेलीनॉर में मैं एडवाइज़र के तौर पे रोल प्ले कर रहा हूँ जहाँ पर एक बहुत अच्छा सेफ्टी कल्चर का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव एंड देन एडवांस उस पे काम हो रहा है और बहुत एक्सटेंसिव उस पे एफर्ट हो रही है। सो ये एक सेफ्टी कल्चर डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत अच्छा काम है जिससे आपको डेफिनेटली इन द आउटकम इज दैट द कंपनी विल बेनिफिट, आपके एम्प्लॉय बेनिफिट उसको बेनिफिट मिलता है, आपकी कंपनी को बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज अनदर एरिया विच नीड्स टू बी एड्रेस कि सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना कंपनी में इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। हायरार्की ऑफ कंट्रोल है ये, अब इसमें जो यूजुअली कंपनीज हैं वो हार्ड हेड बना के समझती हैं कि हमने सेफ्टी कर ली है और उसके बाद वो बाकी चीज़ें सब ख़त्म कर जाते हैं। तो इसमें असल बात तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की है कि आप वो कंट्रोल रखें जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्फ एक एक्टिव हो जाए और वो उसको लाइक कोई स्टॉप करना है किसी चीज़ को बंद करना है तो ऑटोमेटिकली हो जाए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जिसमें विजन होती है, जिसमें चेंज ऑफ मैन पावर होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है ना वो दैट इज नॉट द कंट्रोल ओनली कंट्रोल, दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट। तो ये जहन में रहे कि जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है उसमें हमें सिस्टम्स पे जाना है। वी हैव टू बी सिस्टम फोकस्ड नॉट इंडिविजुअल फोकस्ड। अगर हम किसी किसी पर्सनालिटी और किसी सुपरवाइजर तो वो आज सुपरवाइजर है, कल को वो चला जाएगा, कोई और आ जाएगा, तो सिस्टम चलना चाहिए, किसी इंडिविजुअल पे आप डिपेंड नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि जी हमारा फलाना बंदा जो है चैंपियन है, तो बंदे के चैंपियन होने से नहीं फर्क पड़ता, सिस्टम को चैंपियन होना चाहिए। सिस्टम लोगों को चलाता है, लोग जो है सिस्टम को नहीं चलाते। तो सिस्टम जब चल पड़ेगा तो लोग उसके साथ चल रहे होंगे और वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो रहा होगा। मैनेजमेंट के जो कंट्रोल है उसमें मैनेजमेंट कमिटमेंट इज ऑन द टॉप, एक्सेसिव मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। कल्चर में इसकी बड़ी वैल्यू है कि मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा टाइम निकाले, जरूरी नहीं है कि हर रोज जाएंगे, मे बी आफ्टर अ मंथ और मे बी अ क्वार्टर एक मरतबा जाएं अपनी साइट पे, अपनी जो ऑपरेशनल साइट है उस पर जाके और सिर्फ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू जाके वहां पर देखें। अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनको तब्की देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा काम नहीं कर रहे तो वो नोट डाउन करेंगे यहाँ पर एरियाज हैं। बट ये नहीं है कि वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो बेसिकली एक मैसेज पास कर रहे हैं सारी वर्कफोर्स को कि टॉप मैनेजमेंट इज कमिटेड इन सेफ्टी इंप्रूवमेंट।
तो वो इम्प्रूवमेंट का जो मोटिव है ना, वो अचीव होता है कि जब मैनेजमेंट जो है शॉप फ्लोर पे आ जाती है या वर्किंग स्पेस पे आ जाती है और जाके कहती है कि हाँ जी हम सेफ्टी को देखने के लिए आए हैं, तो नीचे वाले भी सोचते हैं कि अब हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन प्रोग्राम, यस इट मैटर्स। तो ये भी है। फिर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जिसमें एचएससी को वेटेज दी जाए, उससे पूछा जाए हाँ जी एचएससी के जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफाइन किए जाते हैं कि एचएससी के, और उन केपीआईज को डिस्कस किए जाते हैं मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में। अगर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में नहीं डिस्कस हो रहा और लो लेवल पे है तो फिर इसका मतलब वो सीरियस नहीं ले रहे। जब उस लेवल पे डिस्कस होता है, डायरेक्टर मीटिंग में, मैनेजमेंट मीटिंग में डिस्कस होता है, मींस इट्स अ सीरियस मैटर फॉर द कंपनी। और ओनरशिप जो है वो तो मैनेजमेंट के पास ही है, और लीडिंग भी उन्होंने, लीड बाय एग्जांपल भी उन्होंने करना है। तो अगर वो लीड कर रहे होंगे बाय एग्जांपल तो सब लोग उसको देख रहे होंगे। और ये देखें सेफ्टी कल्चर डेवलपमेंट जो है ना, ये एक कहने की हद तक तो बहुत आसान काम है, लेकिन इट नीड्स लॉट ऑफ कमिटमेंट, लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ फॉलो अप। तो उसके बगैर सेफ्टी कल्चर डेवलप नहीं हो सकता। सिर्फ ज़बानी कलामी कह दें कि जी हाँ जी हमारे कंपनी में बहुत सेफ्टी है, लेकिन इट टेक्स टाइम। इट माइट टेक, अगर पब्लिक कंपनीज है तो इट माइट टेक 10 years टू अचीव, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मैं कह 5 years फ्रॉम स्टार्ट। इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग में ये थ्योरेटिकल है, मेरा ख्याल है इसमें जरूरत नहीं है, हम काफ़ी लेट भी हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, यानी हम इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग जो है वो हर लेवल पे करते हैं। अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसकी है, अगर हम बाउजर की बात कर रहे हैं जो शिफ्टिंग कर रहा है उसकी इमरजेंसी प्लानिंग है तो वो अलग होगी, बल्क स्टोरेज की अलग होगी, फिलिंग प्लांट की अलग होगी, जो सेल पॉइंट है उसकी इमरजेंसी प्लानिंग अलग होगी, शिफ्टिंग ऑफ सिलेंडर्स फ्रॉम फिलिंग पॉइंट टू द डोमेस्टिक तो उसकी होगी, घरों की इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग अलग होगी। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हर लेवल के ऊपर जो है इमरजेंसी रिस्पांस होना चाहिए। यानी अगर घर में फायर हो जाए तो क्या करेंगे आप, तो रिस्पांस कैसे मांगेंगे। ठीक है, पंजाब में 1122 की फैसिलिटी है, बट दैट इज फॉर सिटीज ओनली, रिमोट लोकेशंस पे नहीं है। तो वहाँ पे लोगों को अगर अवेयरनेस होगी तो वो उस अवेयरनेस को यूज करते हुए जल्दी काबू पा लेंगे। स्पेशली जो एलपीजी है, एलपीजी इज बीइंग वाइडली यूज्ड इन रिमोट एरियाज, वहाँ पर इसका खतरा ज़्यादा है कि इसकी वजह से आग लग जाए, तो इसको कैसे बुझाया जाए, और ये बड़ा आसान है इसको कंट्रोल करना। तो लोगों की अवेयरनेस, लोगों की ट्रेनिंग एंड इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो बताया जा सकता है। और इसमें फिर यह है कि अब इमरजेंसी रेस्क्यू प्लानिंग है, इसमें अगर हम उसकी बात करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक कमेटी होनी चाहिए, और उसमें जब कोई एक्सरसाइजेस करके अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि रिस्पांस जो है वो वेरीफाई किया जा सके। उसमें मीडिया की ब्रीफिंग होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर मीडिया को ब्रीफ करना है, किसने ब्रीफ करना है, कोई डायरेक्टली मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ एक जो फोकल पर्सन है वो आइडेंटिफाई होगा, वो करेगा लाइक। तो और फिर ये कि कंपनी में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली को किस तरह इन्फॉर्म करना है, उसको हमने ये सारी चीज़ें जो उसकी रिस्पांस प्लानिंग में आ जाती हैं। बट दैट इज अ डिटेल सब्जेक्ट, हमें उस पर नहीं जाना। तो इसमें देखें अब लोकल फायर हो जाती है, स्टोरेज डिपो की फायर है, रोड एक्सीडेंट और अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एलपीजी और ऑयल है, व्हीकल एक्सीडेंट है। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और प्रोसीजर्स होने चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या कर, इस केस में हमने करना क्या है। तो जो एडवांस कंपनीज हैं दे डू हैव प्रोसीजर, दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, लेकिन छोटी कंपनीज जो हैं वो कहते हैं देखी जाएगी, वो कैजुअल एटीट्यूड के साथ डंट अबाउट, तो दैट डजंट वर्क। सो उसकी फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। सो दिस नीड टू बी एड्रेस्ड। फिर अगर हम समरी की बात करते हैं तो स्लाइड है कि फायर एंड एक्सप्लोजन्स आर लाइकली, क्योंकि अनसेफ हैंडलिंग कहीं पर भी हो सकती है, ऑयल की, एलपीजी की, उसकी वजह से फायर होती है। यूजुअली अगर आप सेफ हैंडलिंग करेंगे सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ लीकेज एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। इसका डेफिनेटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, कम्युनिटी अनरेस्ट है, कम्युनिटी पे इम्पैक्ट आ जाता है, कंपनी की रेपुटेशन है जो एट स्टेक हो जाती है। तो इसको हमने देखना है। तो कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स एंड अडॉप्ट गुड प्रैक्टिसेस बिकॉज दे विल हेल्प देम परफॉर्म सेफली। एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना, इसमें आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं। आईएसओ 45001 इज़ फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, आईएसओ 14001 इज़ फॉर एनवायरनमेंट। तो अगर ये आप स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं तो यू हैव अ गुड
HSE management system, because these are risk based. So risk management is at every level. इवन जो HR डिपार्टमेंट है उसकी भी रिस्क मैनेजमेंट होती है कि जो HR ने या ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है उसने अगर हायरिंग की हुई है तो वो उनका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, और अगर वो हैप्पी अनहैप्पी हैं तो वो छोड़ के चले जाएंगे तो टर्नआउट कितना है, और अगर आप नए तो वो उनको ट्रेनिंग करेंगे उसके यानी पीरियड में उसमें क्या चांसेस हैं, रिस्क क्या है कि एक्सीडेंट्स का। तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो एक प्रोग्राम होता है जिसमें HSE मैनेजमेंट में सिस्टम में हर जो डिपार्टमेंट है वो देखता है कि हमारे कैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। HSE मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन, ये आपसे बात हो गई है कि ये बहुत बड़ा एरिया है, वैल्यू चेन जो है बहुत बड़ा एरिया है ये प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस के लिए, क्योंकि इस एरिया पे अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो द लॉसेस विल बी मोर और इवेंचुअली द कंपनी हैज टू फेस द कंसिक्वेंसेस, और इन सिंपल वर्ड कहते हैं फेस द म्यूजिक। तो डोमेस्टिक फायर्स जो है ना वो भी कॉमन है। अनसेफ यूज ऑफ LPG, जो मैंने आपको बताया कि अगर LPG का सिलेंडर लीक कर रहा है और वो अंदर रखा हुआ है तो वो लीकेज हो जाती है, बर्नर में से लीकेज हो जाती है, होज में से लीकेज हो जाती है। तो इसमें अवेयरनेस और ट्रेनिंग है वो किस लेवल पे, वो हर लेवल पे है कि जो गैस सिलेंडर बेच रहा है वो भी लोगों को समझाएगा, वो उसको एजुकेट करेगा, चेक करेगा किसी वक्त, और एक फुल प्रोग्राम है। और कंज्यूमर जो हैं उनकी अवेयरनेस जो है वो सोशल मीडिया और मेन मीडिया पे मैंने देखा है कि जैसे आजकल कुछ कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज भी और LPG जो नेचुरल गैस कंपनीज है ये भी पब्लिक मैसेजेस देते हैं अपनी सेफ्टी के। इसी तरह से बाकी कंपनी जो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास भी एक बजट होता है जिसमें वो पब्लिक सर्विस मैसेज देते हैं मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो वो उसमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि लोगों को भी पता लगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। एक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अनसेफ सिलेंडर्स ना खरीदें। जो स्टैंडर्ड सिलेंडर है दैट इज बिल्ट फॉर द पर्पस एंड इट इज 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द प्रेशर। लेकिन जो सस्ते जो इस वक्त सिलेंडर्स मार्केट में मिल रहे हैं वो इस तरह के उनको देख के हैरत होती है कि ये होल्ड कैसे कर सकते हैं प्रेशर, तो उनके फेलियर का इम्कान या उसमें एक्सीडेंट का इम्कान बहुत ज़्यादा है। इसलिए सब स्टैंडर्ड सिलेंडर जो है यूज़ करना इट इज़ हाईली इट्स अ क्राइम ब्रदर। तो ये तो बात ही है ना कि इसमें तो फिर अगर लेजिस्लेशन है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, एनफोर्समेंट होनी चाहिए, और अगर कोई सस्ते सिलेंडर्स बिक रहे हैं बाजार में तो कन्फिस्केट होने चाहिए ताकि स्टैंडर्ड सिलेंडर बाजार में यूज़ हो और वो रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाए और उसकी चांसेस कम हो गए कोई सिलेंडर जो है वो फट जाएगा। अब जो सिलेंडर लोगों ने रखे हुए रक्षा में रखे हुए, मैंने देखा कि रक्षा में उन्होंने छोटा सिलेंडर रखे और LPG से रक्षा चल रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि वो ना तो सिक्योर है ना तो सिलेंडर सिक्योर है, रबर रोज के साथ गया हुआ है, वो लीक करेगा, उसमें जब आग लगेगी तो रक्षा में भी आग लगेगी, सवारियों के साथ भी होगा कुछ। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो मैटर्स के लोगों की रोजगार चल रही है इसलिए कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं कि ठीक है चलने दो, लेकिन उसकी बहरहाल उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर किसी डिपार्टमेंट में 4 लोग बैठे हुए हैं और पूरे सिटी को कंट्रोल करना है या सिटी को मॉनिटर करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उनके पास गाड़ी भी ना हो और उसका गाड़ी को फ्यूल ना हो तो इट कैन नॉट वर्क। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको रिसोर्स देना ताकि वो उसको प्रॉपर्ली रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकें और शो कर सकें कि वो सारी कंपनीज को चला रही हैं। ट्रेनिंग ऑफ सप्लाई चेन ये हो चुका है। फिर अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबल जो है ना वो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उस वक्त तक कोई भी नहीं खड़ा होता। तो सप्लाई चेन के साथ ये कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर कॉन्ट्रैक्ट, कि इफ दे वर्क सेफ तो उनको कोई इंसेंटिव हो, और अगर दे डू नॉट परफॉर्म सेफली तो फिर उनको कुछ पेनल्टीज हो, कुछ ना कुछ उन्हें फाइन होना चाहिए ताकि पेन फील हो। अगर पेन नहीं होगा किसी को तो फिर वो कंप्लायंस का इशू रहता है। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक रूल वाली बात होती है तो कैरेट एंड स्टिक उस जगह अप्लाई होती है, तो वो अकाउंटेबिलिटी के साथ है। एक्सीडेंट्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड इन डिटेल फॉर रूट कॉजेज एंड फाइंडिंग्स आर शेयर्ड। ये एक एरिया है कि जो हमारे यहाँ लैक करता है कि एक्सीडेंट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और वो दब जाती हैं, वो मीडिया में नहीं आती। होना ये चाहिए कि जो एक्सीडेंट्स हैं जब इन्वेस्टिगेट हों तो मीडिया में हाईलाइट हों और डिस्कस हों ताकि लोगों को पता लगे कि इस एक्सीडेंट के पीछे क्या फाइंडिंग थी।
तो होता ये है कि जब गैस सिलेंडर की आग लगती है तो खबर आती है कि गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर नहीं फटता, मैंने आपको बताया गैस सिलेंडर फटता नहीं है, उसकी लीकेज होती है, उसका गैस क्लाउड बन जाता है, गैस क्लाउड को इग्निशन सोर्स मिलती है, वो एक्सप्लोड करती है, तो वो खबर आ जाती है गैस सिलेंडर फट गया। इसी तरह जो बिल्डिंग की फायर होती है उसमें पहली बात होती है जी शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया जी, उससे आग लग गई। पता नहीं इसमें कोई फ्लेमेबल भी बड़े होंगे, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट पे आ जाती है। तो इस तरह नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर रूट कॉजेज उसके निकाले जाए और उनको शेयर किए जाए ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े और लोगों को पता हो। इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज जो हैं उनकी भी ट्रेनिंग और उनका रिस्पांस जो है, वी अप्रिशिएट कि अभी इस वक्त हमारा 112 का रेस्क्यू 1122 जो है उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत अच्छे एनर्जेटिक लोग हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और एक्सीडेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मैंने देखी है। तो इस तरह से बाकी जगहों पे भी ऐसी अगर इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज इफेक्टिवली काम कर रही हो तो बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो बचाए जा सकते हैं और उनके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। सो विद ऑल दैट, थैंक यू वेरी मच। if there are some questions, I will be happy to answer. मुझे खुशी होगी जी। नहीं सर, बहुत माशाल्लाह आपने बहुत ही वजाहत के साथ पूरी एक एक चीज़ को आपने किया, बहुत शुक्रिया। तो यकीनन सवालात का सेशन है, तो मैं लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स में कि वो फोकस रहें जो सब्जेक्ट हमारा था आज का कि एलपीजी और ऑयल हैंडलिंग के हवाले से। तो उसको बहुत ज़्यादा वास्ट कर देंगे तो वो फैलता चला जाएगा फिर। तो प्लीज़ रेज योर हैंड। तो मैं एक एक करके सबको कॉल भी करूँगा। पहले एजाज जी। सर नईम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर से रिलेटेड था। आपने कहा एचएससी टीम जो है वो फैसिलिटेशन का रोल प्ले करती है, तो लाइन मैनेजमेंट एचएससी टीम को मिला के एक हमने रिस्क असेसमेंट की टीम बना ली ना, और किसी एक्टिविटी की प्रोडक्शन प्लांट की किसी एक्टिविटी का हमने रिस्क असेसमेंट करनी है। उसमें जो मेन पॉइंट आ जाएगा कि प्रोडक्शन के जो लोग होंगे उनकी तो ये कोशिश होगी कि हमारी कोई एक्टिविटी जो है वो हाई रिस्क में ना जाए, जबकि एचएससी टीम जो है उसको मेरिट पे देखती है। तो कौन इसको जो रिस्क का लेवल है कि कौन डिसाइड करेगा? आया कि ये एचएससी का रैप करेगा या जो प्रोडक्शन की लाइन मैनेजमेंट है वो करेगी? ये एक कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा हूँ मैं ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट। आई एम वर्किंग ऑन 45,000 इम्प्लीमेंटेशन इन माय प्रोडक्शन प्लान। तो इसको जरा सेकंडली ये जी इसमें रिस्क असेसमेंट है वो कितने अरसे के बाद रिपीट होनी चाहिए? ये दो क्वेश्चन है जी। मैंने ये तो बता दिया था कि रिस्क असेसमेंट जो है ना ईयरली बेसिस पे तो कम से कम होनी चाहिए और उससे कम भी हो सकती है। जहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोग्राम होता है वो 6 मंथली भी करते हैं। और दो और फैक्टर्स होते हैं इसमें, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कोई आइडेंटिफाई होता है तो फिर रिस्क असेसमेंट की जाती है कि यार ये क्यों हुआ, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये कोई एरिया मिसिंग था, या फिर ऑडिट की कोई फाइंडिंग्स आ जाती हैं, इसमें सीरियस वायलेशन आ जाती है तो वो बताया जाता है कि ये भी इसका पार्ट। तो इसलिए इसको हम लाइव डॉक्यूमेंट ही रखते हैं, यानी लेकिन 1 साल के बाद बहरहाल रिवाइज होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आपने कहा ना कि रिस्क का लेवल, देखें रिस्क तो कॉन्सिक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी। तो कॉन्सिक्वेंस अगर मसलन कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसके का मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंस है कि फर्टिलिटी है, या मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंस है कि पूरा प्लांट जल जाएगा, मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंस है पूरा घर जल जाएगा, मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंस है पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, तो ये हाई रिस्क होगा ना। इसको आप मीडियम लो तो कर ही नहीं सकते। तो हमेशा कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रखें कि इसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कोई भी रिस्क जब आप रखेंगे तो उसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि हाँ इसमें ये तक हो सकता है, तो उसमें फिर पॉइंट नहीं। लेकिन ये डिबेटेबल है उसकी नंबरिंग जो होती है, यानी उसमें नंबरिंग रेंज करिए। मसलन अगर मैं रिस्क मैट्रिक्स मुझे जहन में है कि वो 12 to 20 शायद रेंज करती है, कोई कहेगा जी 15 की रेंज में लगा लें रिस्क, कोई कहेगा नहीं जी 18 कर लें। ये नहीं हो सकता कि वो ग्रीन में ले लें कि नहीं ये तो रिस्क है ही नहीं। रिस्क तो फिर हाई है ना, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। ठीक है जी? ठीक जी, ठीक है जी। नेक्स्ट जी। उसके बाद वसीम अशफाक। जी वसीम, आपने हाथ रेस किया हुआ है, सवाल हो तो बताएं।
जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नईम साहब, सेशन अच्छा था। सवाल तो ऐसा कोई नहीं, जनरल ये सेशन था। वी आर जी, इंट्रोडक्शन इज के वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एलपीजी मार्केटिंग कंपनी इन द कंट्री, और हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स को और इसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर्स को देखते हैं। और सिंस हमारी कंपनी में बड़ी रिलीजियसली और बड़ी बहुत एफर्ट्स करके एचईसी सिस्टम को देखा जाता है, और कुछ चीजें जो मैंने मेरी जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, मैं वो बता रहा हूँ कि अगर केसेस ज्यादा इस तरह की ट्रेनिंग्स में या सेशंस में डिस्कस हों, जैसे कि आपने बताया शेखुपुरा के एक्सीडेंट वाला केस जो एलपीजी टैंकर का था, सो इट्स अ कंप्लीट केस, और ये इसका हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे, तो अगर हम वो रिस्क, क्योंकि द सेशंस टॉपिक वाज के रिस्क असेसमेंट एलपीजी बिजनेस की और ऑयल बिजनेस की या उसकी हैंडलिंग की, सो ये जनरली बहुत अच्छी चीजें थी। बस इसमें अंदर अगर केसेस ज्यादा शामिल कर ले जाएं वो बेहतर होगा। दो तीन और चीजें जो मैं, सिंस वी आर इनटू एलपीजी इंडस्ट्री एंड फ्रॉम द हाउसेस माउथ, आई बिलीव कि यहाँ पे मेरे एक दो सीनियर्स भी मौजूद है, मैंने देखा है, वो भी बता सकते हैं अगर उनके पास वक्त हो तो, कि एलपीजी के मेन हैजर्ड्स में एक्सपेंशन भी है। एक्सपेंशन एक बड़ा हैजर्ड है जो कूल्ड बर्न कॉज करता है। देन अगर आप ब्लीवी तो देखें, कॉन्सेप्ट बेशक इसे चेक कर लीजिएगा, जहां पे करेक्शंस की जरूरत है, कि वो जो उसको जरूरी नहीं कि फेंकना है आपने किसी सिलेंडर को आग में, वहां की अपनी आग, किसी फैक्ट्री की या उसी की अपनी लीकेज ने पकड़ी हुई आग भी ब्लीवी कॉज कर सकती है। और ब्लीवी में वो जो है ना, वो जो मेटल को, जो कंटेनर का मेटल है उसको वो वीक कर रही होती है, और जहां से वो ज्यादा वीक हो जाता है फिर वहां से वो रप्चर स्टार्ट होता है, फेलियर स्टार्ट होता है, मटेरियल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर। सो इसके अलावा जो जिस तरह आप बता रहे थे सेफ्टी लाइन लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि पीएसवीज जो हमारे रोड टैंकर वो इतनी नहीं चेक होती, या उस तरह टेस्टिंग एंड रिकैलिब्रेशन या रिप्लेसमेंट नहीं होती, तो वो होने की जरूरत है। फैक्ट्रीज या जितने भी लोग जो एलपीजी सिलेंडर कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए देख के लें, अच्छी कंपनी के सिलेंडर देख के लें, और वगैरह। ये जनरल ऑब्जर्वेशन थी जी, और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर फर्दर एलपीजी से रिलेटेड, इसके हैजर्ड से रिलेटेड, इसके रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड कोई किसी चीज की कोई वजाहत की जरूरत हो या इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, तो विल बी हैप्पी टू असिस्ट, वी एज अ कंपनी विल बी हैप्पी टू असिस्ट, सो राब्ता किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सेशन जो है ना, ये कलेक्टिव विजडम के लिए है। मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो हम इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पर इस सेशन में कि हम अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे और चीजों को हाईलाइट करेंगे। तो बहुत अच्छी बात आ गई है, अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। एक और चीज, टेम्परेचर देख लीजिएगा। सॉरी, मैं नईम साहब से कह रहा हूँ कि वसीम की एक सजेशन ये अच्छी है कि नेक्स्ट टाइम, ये तो बिल्कुल एक इन जनरल हमने किया है, लेकिन हम उसको केस स्टडी के तौर पे, अगर इफ यू फील के देयर इज सम केस, तो उसको तो डिस्कस कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड क्यों हुआ, कैसे हुआ, और व्हाट वाज द कॉजेज, उसको हम कर सकते हैं उससे। वेरी मच एब्सोल्युटली। जो शेखुपुरा का इंसिडेंट या इस और इतने बड़े इंसिडेंट्स हैं, हमने उनको केसेस के तौर पे किसी हद तक पढ़ा हुआ है। हमारी हम कंपनी में एज ए कल्चर हम लोग ये देखते हैं चीजें कि क्या क्या खराब हुई हैं। सो इफ इनकी केस स्टडीज किसी हद तक जो है ना वो की जा सकती हैं, सो इसमें भी हमसे राब्ता किया जा सकता है, कि बिकॉज दिस इज फॉर द कलेक्टिव गुड। जो बिरयानी हाउसेस पे एक्सीडेंट हुए हैं, जो शेखुपुरा फैसलाबाद की छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स हुए हैं, सिलेंडर्स के एक्सेल ब्रेक हुए हैं, इंटरनल वाल्व नहीं ओपन हुए, सब स्टैंडर्ड वाल्व लगे हुए हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा हुआ है, और जो है ना वो कारखाने हैं जो बंद होने चाहिए वगैरह। देयर इज लॉट मोर डिटेल टू इट। इट वाज अ जनरल सेशन, अ वेरी गुड वन, बट देयर इज अ लॉट मोर डिस्कशन जो कि की जा सकती है इसके ऊपर। तो बहरहाल प्रोफेशनली काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की वसीम, इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जी, सईद पाशा साहब। जी भाई साहब जी। सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने बात की कि अगर आर्टिक वगैरह में या कोई पॉइंट आउट होगा तो रिस्क असेसमेंट को रिवाइज किया जाए। माय क्वेश्चन इज दैट कि इफ द प्रोसेस इज चेंज, मतलब एलपीजी का कोई प्रोसेस है, इक्विपमेंट चेंज हो जाता है, प्रोसेस में चेंज आ जाती है, पर्सनल में चेंज आ जाती है, बल्क भी लोग डिजाइन कर जाते हैं,
जैसे भी आप खुद कह रहे थे कि सप्लाई चेन के अगर नए बंदे आ जाए तो उनकी कॉम्पिटेंसी, तो अगर चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट एग्जैक्टली, नहीं बहुत अच्छा आइडिया है। तो जी, देन यानी व्हाट कोई यू भी चेंज सजेस्ट, होती है तो वो भी एक रिस्क है, वो रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वी शुड गो बैक टू द न्यू रिस्क असेसमेंट। जी बिल्कुल, वो रिस्क असेसमेंट मांगता है। देखिए, चेंज मैनेजमेंट बाय इटसेल्फ इज अ रिस्क असेसमेंट, कि आप उस रिस्क को आइडेंटिफाई, आपको हो गया कि जी ये अब चेंज आ गई है, रेगुलेशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, प्लांट चेंज हो गया, बंदे चेंज हो गए, कुछ भी, उस चेंज की रिस्क असेसमेंट होगी कि अब क्या रिस्क बढ़ गया है, इसको किस तरह एड्रेस करना है। ट्रू, ठीक है। तो उसके बाद बैकग्राउंड कितना सारा है कि मैं एलपीजी प्लांट पे काम करता रहा हूँ मकोड़ी में, जहाँ पे 550 टन डेली जो है एलपीजी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है जी। मामून, हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल सर? जी जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान, नईम साहब एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर अरेंजिंग दिस वंडरफुल सेशन। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी इंजीनियर्स की और जो प्रोफेशनल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है सर कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी मेंबर्स हैं उनका बना दिया जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ताकि हम आपस में कनेक्ट हो जाए और अपनी जो भी अपना नॉलेज शेयरिंग की हमारी कम्युनिटी बन जाए, दूसरे क्वेरी वाइज जिससे हम वो रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर एंड में जो रेफरेंसेस वगैरह पोस्ट किए इसके लिए, या जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो काउंटी के पास वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, तो उसके साथ कुछ अगर हो सकता है तो वो शेयर कर दे, या जो व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे तो उसमें शेयर कर दे। आवाज नहीं समझ आ रही। आवाज आ रही है? आवाज में काफी डिस्टॉर्शन था असल में ना। अब आवाज आ रही सर? अब ठीक आ रही है। अब ठीक है सर। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैं ये पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान, नईम सुबहानी साहब और ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन अरेंज किया। दूसरा सर मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस ऑनलाइन सेशन के, ताकि एक हमारी नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी सर डेवलप हो जाए। लाइक माइंडेड सारे प्रोफेशनल्स हैं और नॉलेज शेयरिंग के लिए। तीसरा सर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी के, वो और जो इस प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए गए हैं वो काइंडली आप अगर उसमें अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप NFPA और इस तरह की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वो उनकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है और स्टैंडर्ड हैं वो पेड स्टैंडर्ड्स हैं, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली आपने ये सारा चीज़ें आपके पास होती हैं ऑलरेडी, तो वो अगर उसमें वो शेयर कर सकते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू। अदरवाइज बहुत अच्छा सेशन। बिल्कुल ठीक है। इस पे तो पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान के हमारे काफ़ी सारे फोकस ग्रुप्स हैं। तो नईम साहब, ये एक और सजेशन है, जिस तरह हमारा ENP का ग्रुप है, हमारा थिंक टैंक ग्रुप है, इसके अलावा हमारा मिनरल सेक्टर का ग्रुप है, तो इसी तरह तजवीज़ अच्छी है आपकी। हम जो है वो एक टोटली पेट्रोलियम क्लब का सेफ्टी के हवाले से जितने भी तमाम लोग सेफ्टी से कंसर्न हो उनको हम ऐड करके एक फोकस ग्रुप भी बना सकते हैं और उसमें वो डिस्कशन हम कर सकते हैं। गुड आइडिया, हम इसको इंशाल्लाह करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सैयद सिकंदर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। आवाज क्लियर है मेरी? जी जी जी। सबसे पहले अगेन वेरी गुड सेशन नईम सर। आई हैव सम क्यूरियस, आई हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग LPG। आपने वीडियो में बताया था कि जो LPG हम व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस में इवन के ऑर्गेनाइजेशंस में भी फॉर FLTs जो हैं वो LPG सिलेंडर यूज़ कर रही हैं। तो इसका कोई प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रिकॉशंस कोई एडिशनल अगर हम इसमें डिस्कस कर लें कि किस तरह सेफ मेथड है, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि LPG सिलेंडर एज अ फ्यूल व्हीकल यूज़ कर रही है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि स्लाइड्स में शायद मैं मिस कर गया, RVP का एक मेंशन था एक स्लाइड में, उसका बेसिकली क्या स्टैंड है, मतलब कि वो है क्या बेसिकली, उसका थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन कर दें। एंड बस ये क्वेश्चंस थे मेरे दो।
जी जी ठीक है, क्विकली मैं जवाब दे देता हूँ। आरवीपी जो है ना, रीड वेपर प्रेशर है। बेसिकली ये क्रूड ऑयल जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो मिक्स गैसेज हैं वो उनका प्रेशर काफी ज्यादा होता है, वेपर फॉर्मेशन होती है। अगर उसी यानी हाई वोलेटाइल लिक्विड को अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो उसका मसला ये है कि वो उसका किसी वक्त भी कहीं पर भी उसे इग्निशन सोर्स मिलती है तो वो कैच कर लेगा, फायर कैच कर लेगा। तो उसको ऑयल प्लांट में उसे स्टेबल किया जाता है और उसके लिए वो एक रीडिंग है, रीड वेपर प्रेशर एक स्टैंडर्ड है, तो उस पर मेंटेन किया जाता है कि बस इसमें इसका लेवल ये आ गया और वो एक मीटर से गेज करते हैं, एक गेजेट से। तो ये तो ऑयल इंडस्ट्री का एक नॉर्म है कि आरवीपी 10 के लेस रहे ताकि स्टेबल हो क्रूड ऑयल। और दूसरा जो था आपने उसकी बात की ना, रिस्क असेसमेंट किस चीज की थी? एलपीजी सिलेंडर व्हीकल्स यूज जो कर रही हैं व्हीकल्स एज अ फ्यूल। हाँ बिल्कुल ठीक है, गॉट इट। उसमें ये है कि उसकी सेपरेट रिस्क असेसमेंट हो सकती है। कोई भी चीज जो है ना, अगर जस्टिफाइड है हमारे माशरे में, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में और हमें यूज करना है तो उसके तरीके हैं। यानी वो सिलेंडर प्रॉपर हो, सिक्योर हो, अपराइट हो। मैंने कहा ना, लिटा के लोग यूज करते हैं। यानी मैंने एलपीजी सिलेंडर्स को हमेशा लेटा हुआ देखा है लोगों की गाड़ियों में, वो डेंजरस है, उसमें वैल्व लीक कर जाता है। तो अपराइट पोजीशन में हो, कनेक्शंस प्रॉपर हो, ये जुबली क्लैंप और रबर का ना हो, वाइब्रेशन से निकल ना जाए। लीक कर गया तो किसका नुकसान है? वो जो पैसेंजर बैठे बेचारे का नुकसान। अगर व्हीकल है कोई, करते हैं कि लूज कनेक्शन वाला बीच में प्रॉपर कनेक्शन होता है। एलपीजी के साथ भी इश्यूज हैं, आ जाते हैं। लेकिन आपका पॉइंट ठीक है कि इसकी अगर हम रिस्क असेसमेंट कर लें और आइडेंटिफाई कर दें कि ये हम इसको इस तरह से मिटिगेट करेंगे, सो दैट कैन हैपन, नॉट एन इशू। थर्ड वन सर, एक एलपीजी सिलेंडर से ही रिलेटेड है। बर्नर यूज करते हैं अक्सर इंडस्ट्री लेवल में हीट अप करने के लिए वेल्डिंग जॉइंट्स को एंड अदर पर्पस। तो इसमें अक्सर रिकमेंडेशंस आती हैं कि एफबीए लगाने का, एक रिकमेंडेशन आती है कि एलपीजी सिलेंडर की तरफ या टॉर्च की तरफ या जो बर्नर है उस पे एफबीए फ्लैशबैक अरेस्टर फिक्स करें। तो इसमें चांस ऑफ फायर आई थिंक मेरे ख्याल बहुत कम है, जैसे कि आपने वीडियो में भी बताया, लेकिन इसमें फ्लैशबैक का चांस है एलपीजी में? देखिए, इसमें एसिटिलीन में तो बहुत ज्यादा होता है, जो वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। एसिटिलीन में तो फ्लैशबैक अरेस्टर जो है ना, वो एक मस्ट है, उसके बगैर नहीं यूज हो सकता। लेकिन एलपीजी में चूंकि मेरा अपना नॉलेज नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात सही है कि इसकी वैल्यू है फ्लैशबैक अरेस्टर की। तो ये तो नहीं है कि उसमें सिलेंडर में कोई एयर गैस मिक्सचर है जो एक्सप्लोड कर जाएगा। लेकिन ये बात है कि किसी वक्त अगर उसमें वैक्यूम डेवलप होता है तो एयर ट्रैवल कर सकती है, और एयर ट्रैवल जब अंदर करती है तो एयर फ्यूल मिक्सचर बच जाता है। सो इसलिए फ्लैशबैक अरेस्टर या नॉन रिटर्न वाल्व, जिस तरह ऑयल की पाइपलाइंस में होते हैं, तो इट हैज वैल्यू। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है। डिजाइन की बात हो रही थी, डिजाइन सेफ्टी की। तो हमने गल्फ में देखा है, सर लोग जिनका एक्सपीरियंस होगा वो इस चीज को करेंगे। ये जो टैंक्स एग शेप के बने होते हैं और एक टैंक्स होते हैं दूसरे, उसमें भी यानी कि, लेकिन वो एलएनजी होती है, लेकिन एलपीजी रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन वो एलएनजी होती है। लेकिन इसकी डिजाइन्स के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था कि कोई इसमें कुछ होता है, इसमें कोई फैक्टर होता है डिजाइन का? इसमें मेरा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो हमारे जो कोलीग जो एलपीजी के थे, क्या नाम है उनका, जो अभी से पहले से आए, वो उनको इनवाइट करें, ही विल बी एबल टू आंसर। थैंक यू। सॉरी टू से ये जरा इररिलेवेंट हो गया क्योंकि एलएनजी वो इंडस्ट्रीज का था वैसे। देखिए, मैं इसमें ये बताऊंगा कि किसी भी तरह का कंटेनर वेसल जो है ना, वो किसी भी शेप में बांध सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज मेड ऑन द प्रॉपर कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स पे ज्यादा बनते हैं। सो आपके बुलेट्स भी बनते हैं जो हॉरिजॉन्टल टैंक्स होते हैं, या आपके स्फेरिकल टैंक्स भी बनते हैं। सो यूजुअली जो है ना, वो जो बहुत बड़ी स्टोरेजेस के लिए और इस्तेमाल होते हैं, वो स्फेरिकल टैंक्स होते हैं, जिनको आपने कभी जो है ना, वो वहीं पे कंस्ट्रक्शन होती है यूजुअली, और वो यूजुअली लार्ज स्टोरेजेस के लिए होते हैं। या आपके टैंकर्स जो हैं, जो आपके ऑयल टैंकर्स होते हैं, जो या एलएनजी के भी जो आपके कैरियर्स होते हैं, जो वीएलजीसीज होते हैं, वो इसके ऊपर बांध रहे होते हैं। सो जो हमारे
हमारी फिक्स इंस्टॉलेशंस होती हैं, खैर फिक्स उसके बाद जो है ना वो उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी लेके जाना इजी होता है। यूजुअली ये जो है ना वो 50-60 टन मैट्रिक टन तक जो है ना वो आपके जो बुलेट्स होते हैं, जो LPG के भी बुलेट्स होते हैं यूजुअली वो इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज मेनली ड्यू टू द इकोनॉमी ऑफ स्पेस के जो है ना वो अगर आप क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरेजेस थोड़े एरिया में लगानी होती हैं और फॉर दैट रीजन और जो है ना वो आपकी स्फेरिकल स्टोरेजेस जो है ना वो लगाई जाती हैं। सो ये आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। मेरे ख्याल में कुछ जो असेसमेंट है, जहाँ पे ऑयल स्टोरेज होगा उसकी शेप और होगी, जो यहाँ पे स्टोरेज होगा या LNG का होगा या किसी का होगा उसकी शेप हमेशा और ही नजर आती है। जी ठीक है, मैं पर्टिकुलरली LPG और LNG का बता रहा हूँ, बाकी मैं ऑयल स्टोरेजेस को मैं प्रेशर वेसल्स की जो गैस प्रेशर वेसल्स हैं उनकी बात कर रहा था। चलो थैंक यू थैंक यू। जो हमारे मेंटोर और सीनियर मोस्ट जो हमारे नजर मोहसिन सिद्दीकी साहब को मैं देख रहा हूँ वीडियो पे इस टाइम। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम, USA से ज्वाइन करने का शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा आपकी मौजूदगी में कोई सवाल कोई चीज़ तजवीज़ देना चाहें तो काइंडली। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल करें, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया। नईम साहब आप तो सुन के तो मुझे कुछ नसीब भी कि पाकिस्तान में आप जैसे लोग जो इस कदर कैपेबल मैंने जहाज बनवाए भी चलाए भी और मैनेज भी किए। तो आपका जो सेशन था वो ट्रेवलर भी मैंने काफ़ी हफ्ते मैनेज किया। तो आपकी जो सेशन है वो इतना वेल इन्फॉर्म्ड है माशाल्लाह। तो रियली इंटरेस्टिंग टू एड। हाँ, मैं एक दो चीज़ें मैंने हाईलाइट की अपने मैसेज के अंदर तो आपको भेजा भी। तो उसमें ये कि एक तो इस बात को ज़रा हाईलाइट करें कि क्योंकि पाकिस्तान में LNG अभी नई आई है, तो कोई लोगों का परसेप्शन इस किस्म का है कि लोग, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका में भी यही हालत है कि लोग ये समझते हैं कि LNG जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है और LPG जो है वो बड़ी, लोग उसको बहुत ही कैजुअली ट्रीट करते हैं। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जो LNG है दैट इज नॉट सेफर टू हैंडल देन LPG। और सेकेंडली LNG जो है जब वो गैसिफाई होती है तो या रिलीज होती है या लीक होती है तो बड़ी जल्दी अगर वो ओपन एनवायरनमेंट में है तो ऊपर हो जाती है और उसका नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो पाता। LPG क्योंकि हैवियर है, हवा से ज़्यादा भारी है तो वो वही की तरफ पड़ी रहती है साउथ ईस्ट के अंदर। और देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड तो वो उसका खतरा जो है बराबर फाहिम रहता है बहुत अच्छी तरह। तो क्योंकि हैवियर फ्यूल है तो उसका जो नुकसान भी जब फायर होती है तो बहुत ज़्यादा होता है कम्पेयर टू LNG। ये तो ये कुछ चीज़ें ज़रा सेशन में दोबारा अगर करें तो LNG को भी ज़रूर इंप्रूव कर लीजिएगा, इसलिए कि अब ये फ्यूल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुका है और इस्तेमाल भी हो रहा है। और अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान में कर रहा हूँ यहाँ से बैठा हुआ प्रोडक्शन ऑफ बायो CNG एंड बायो LNG जो कि पाकिस्तान में हमें बहुत फुटिंग के ऊपर डेवलप करनी चाहिए, बहुत अच्छे से डेवलप करनी चाहिए लेकिन नहीं की। और पाकिस्तान को अब जो हालात हैं और जो आने वाले हालात हैं एटलीस्ट इन फोर्सिबल फ्यूचर तो गैस प्राइसेस कम होती ही नजर नहीं आ रही इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम जितनी जल्दी अपने जो लोकल बायो वेस्ट है और जो इतनी सारी हमारे पास सोर्सेज हैं बायो गैस प्रोडक्शन की उसको इस्तेमाल करके हम अगर बायो CNG और बायो LNG को कंसंट्रेट करें तो वी कैन if not totally we can satisfy at least 60-70% demand of gas in the country. तो ये एक इंडिजीनियस सोर्स ऑफ फ्यूल है जो कि हमें जितनी जल्दी हो सके हम प्रोड्यूस करें और इससे रिलेटेड सेफ्टीज है वो अगर आप उनको भी इम्प्रूव करें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अखलाक हुसैन साहब। जी अखलाक साहब आपने हाथ रेज किया हुआ, सवाल कीजिए।
वो नहीं है तो खालिद इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं गवर्नमेंट होल्डर नहीं है, मैं सिर्फ मुबारकबाद देना चाह रहा था नईम साहब को कि माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन किया और इसको आइंदा भी कंटिन्यू करें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड जिनको कि हम म्यूचुअली डिस्कस कर सकते हैं। और एक जो सजेशन आई थी कि हम व्हाट्सएप कोई ग्रुप बना लें और फर्दर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी एक अच्छा सजेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है जी। मैं देख रहा हूँ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और माशाल्लाह अरफन मौला हैं। एलपीजी एलएनजी हो, पावर सेक्टर हो, आसिम रियाज मुझे नज़र आ रहे हैं। आसिम, मैं यकीनन आपकी तरफ से अच्छे सवालात का मुंतज़िर हूँ और तजावीज़ का भी। आसिम रियाज। जी आसिम भाई अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सेशन था। एक ये कि जो संगी में सन में एक्सीडेंट हुआ है, ओगरा ने 11 सिटीज बताई हैं जिसमें CO2 मिक्सिंग हो रही थी और 3 साल पहले से हमें ये मालूम था कि LPG बाउजर्स जिसमें भाई अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सेशन था। एक ये कि जो संगी में सन में एक्सीडेंट हुआ, ओगरा ने 11 सिटीज बताई हैं जिसमें CO2 मिक्सिंग हो रही थी और 3 साल पहले से हमें ये मालूम था कि समझ में नहीं आ रही। आसिम आवाज आपकी क्लियर नहीं है, बहुत कट के आ रही है। चले नेक्स्ट, मेरे ख्याल वो डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है जी। उसके बाद अहमद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत ही अच्छा सेशन था। बस मैं अभी आवाज आ रही है आप? मिल सकती है काइंडली। जी जी आसिम आवाज आ रही है आपकी। अहमद एक मिनट रुक जाए फिर। अहमद आप कंटिन्यू करें। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत ही अच्छा सेशन था और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला सर अबाउट LPG एंड ऑयल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट। सर मैं ये कहूँगा कि सर स्लाइड्स मिल सकती है इसकी। मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको सुनाई दे। आप कंटिन्यू करें। यस सर। यस यस जी अहमद। बहुत ज़ाया हो रहा है, उनसे कहें नहीं तो फिर नेक्स्ट पे जी बुला अहमद रजा आप सवाल लें, प्लीज। करेंगे। हेलो जी मामूर रिजवान साहब आप सवाल कर लीजिए। अच्छा सर, मेरी आई एम ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स पाकिस्तान IP एज वेल। तो मैं नईम सुभानी साहब को इनवाइट करता हूँ कि IP में भी आके सर एक सेफ्टी के ऊपर आप लेक्चर डिलीवर करें हमारे लिए, कोई भी टाइम सूटेबल जो आपको हो। नंबर सर मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी है, तो आप काइंडली रब्ता कर लें। इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स पाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स इन पाकिस्तान, सारे डिसिप्लिन को वो कवर करती है। और आप जब आप मुनासिब फील करें सर हमारे इंस्टीट्यूशन में आके लेक्चर्स डिलीवर करें। थैंक यू। मैं ऑलरेडी इन कांटेक्ट हूँ हाफिज एहसान से, वो मेरे साथ हम साथ ही यूनिवर्सिटी में थे, मेरे कोलीग हैं, और नजम साहब भी। तो उनके नॉलेज में है कि मैं रिसोर्स हूँ, अवेलेबल हूँ, तो जब कहेंगे मैं तो हाजिर हूँ। मैं इस्लामाबाद में हूँ।
जी सर, लाहौर से मैं सर लाहौर, अगर आप अच्छा, आप ऑनलाइन लाहौर करवाना, सेंटर मैं में, अच्छा लाहौर बेस में, हाँ जी, लाहौर में आईबी का साइड क्वार्टर है। इस्लामाबाद में भी सर करवाना चाहिए, मोस्ट वेलकम। काजी जी एहसान जी साहब जो वो चेयरमैन है इस्लामाबाद सेंटर का, जी, लाहौर में आए हाफिज भी। साहब के क्लास फेलो हैं हाँ जी। जी, हाँ तो जी, हाँ हम जी। किसी वक्त, मैं यानी अगर आप चाहेंगे तो लाहौर भी आ सकता हूँ, अगर ओपन सेशन है यानी फिजिकल सेशन है, अदरवाइज ऑनलाइन सेशन है तो वो तो यहाँ से भी हो सकता है। जी सर फिजिकल करना चाहिए, ऑनलाइन सर प्लेटफॉर्म सर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल, विल स्टे इन कांटेक्ट इंशाल्लाह। अच्छा नईम साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जी जी, अभी आपने सेशन के दौरान फरमाया कि जब आवाज बंद होगी। आवाज नहीं आ रही। अच्छा नईम सर, may I just ask the question? आसिम रियाज साहब पूछ रहे थे जी जी जी, कि हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ी इलीगल सी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है कि एलपीजी बाउजर्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग करते हैं जस्ट टू इंक्रीज द प्रेशर, यू नो व्हाट प्रेशर मींस टू इंडस्ट्री, और वैसे भी जो है ना वो सस्ती है, महंगी है। सो फॉर दैट, अगर ये आप जैसे जो एकेडमिक्स में भी देखते हैं चीजें, थ्योरेटिकली भी देखते हैं और ज्यादा इंडस्ट्री को देखते हैं, या और कोई अगर लोग इसका कोई सोल्यूशन कर सकें, आई बिलीव कि आसिम रियाज साहब जो नई बात कर सके वो मेरे साथ सेपरेटली उन्होंने मेरा कांटेक्ट लेके मुझसे रब्ता किया था अभी थोड़ी देर पहले when I asked जी the question, or जी he's into the LPG industry as well. And what he was trying to ask, and certainly his connection went out, was that what should be done, because अभी recently एक दो incidents इस तरह के हुए, सिंध में ये usually होता है कि जो आपको पता है, आप कंट्री टैंकर मूवमेंट हो रही होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग होती है, इन डूइंग सो यू नो कि जो है ना वो इज हाईली हैजर्डस अ बिजनेस, और उसको जो है ना वो इट कैचेस फायर एंड एनीथिंग कैन हैपन। आपको पता है उसकी जो है ना वो लिक्विड बर्न भी है, और फिर एक्सपेंशन भी है, फिर उसकी कंबस्टिबिलिटी के जो है ना वो जो चांसेस जो आप बता भी रहे थे सर, जो आपके घर में भी हुआ था, वो जो है ना वो, आपको टेलिंग द ट्रूथ, वी हैव सीन इतने इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं होते हैं हमारे मुल्क में, सिंस वी आर इनटू द इंडस्ट्री। हम लोग पेशावर से लेकर मुजफ्फराबाद और जो है ना वो इधर तक पेशावर तक, कराची तक, गडानी तक, हम लोग जो है ना वो इंडस्ट्री में भी सप्लाई करते हैं। सो वी सी लॉट मेनी इंसिडेंट्स एज वेल, जो कि इंडस्ट्री में होने की वजह से हमें पता चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के नहीं, लेकिन उनकी जो है ना वो अगर स्टडीज की जाए तो काफी हॉरिफिक फाइंडिंग्स भी आती हैं। और क्योंकि ये सबसे सितमजरी भी है कि वो चीजें सामने आती नहीं है, वो चीजें आपको डिग अपॉन करनी पड़ती हैं, वो चीजें रिपोर्ट नहीं होती, लोग जो है ना वो रिपोर्ट करने का कल्चर नहीं है, और लोगों को पता है कि प्यूनिटिव या इस तरह का अनप्रोफेशनल से एक्शन आ सकता है। चीजें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ज्यादा चीजें होती हैं, सो वो आती नहीं है आगे। सो ये वाली जो चीज है, इसके ऊपर मुझे अभी मैंने उसको इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया, जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सिंग का, काफी देर से 2-3 साल से ये जो है ना वो मीनेस हमारी इंडस्ट्री को चिमटी हुई है। तो अगर इसका कोई सोल्यूशन निकलता है लोगों को, तो वो शेयर जरूर किया कर लिया जाए। थैंक यू। देखिए, इसमें आपका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है कि चीज़ें वो अंडर द कारपेट चली जाती हैं, वो हाईलाइट नहीं होती। उसमें स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो जो मैंने बात की ना, लेजिस्लेशन, वहाँ पे हम वीक हैं। लेजिस्लेशन फेडरल के लेवल पे कोई लेजिस्लेशन नहीं है, प्रोविंसेस भी सब लोगों पे सब जगह लेजिस्लेशन नहीं है, वो की कैपेसिटी पूरी नहीं है। डाटा जो है वो जनरेट अगर हो रहा है तो वो आइसोलेशन में है, वो बिल्कुल जो लेजिस्लेशन जिसकी है वहां पर वो अगर डाटा आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो पॉकेट्स में रखा हुआ है, वो सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं है जिसकी बेसिस पे कोई गवर्नमेंट स्टेट लेवल के ऊपर एनालिसिस हो कि कौन से इंडस्ट्री में कौन से एक्सीडेंट हो रहे हैं और किस तरह हम उनको कैटर कर सकते हैं। फिर ये जो मिक्सिंग वाली बात है, ये तो बात ये ना, इसमें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसमें जो ओनर है, वो जिसने रिसीव करना रिसीविंग हैंड पे है, वो आइडेंटिफाई करे। मतलब मैंने क्रूड ऑयल हैंडलिंग की है, तो अगर क्रूड ऑयल में पानी मिक्स होके आ गया तो उसके भी तरीके होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के। वो कलर कट लगाते थे तो पता लगता था कि इसमें इतना पानी भरा हुआ है, या उसका सैंपल लेते थे तो उसे पता लगता था कि इसमें और मिक्सिंग हुई हुई है। इसी तरह से यहाँ पर भी तो जो रिसीविंग हैंड पे है वो एक्सेप्ट ना करे उसको, ताकि भेजने वाले को तकलीफ हो ना, ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अपना सुभानी साहब,
मैं बस इनपुट दूंगा जो ये क्वेश्चन हुआ, डॉक्टर सईद जदून बोल रहा हूँ। उसका बेस्ट तरीका ये है कि बहुत शुक्रिया आपका, मैं वेट कर रहा था आपने कमेंट से, लेकिन आपको बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, जॉइन लेटली और इट वाज वंडरफुल। जिस तरह ये क्वेश्चन था ना एलपीजी की क्वालिटी टेस्टिंग का जो है ना, ये लाभ होना चाहिए थ्रू रेगुलेटर्स कि जहां भी बॉटलिंग हो रही है, यहाँ से रिफिलिंग हो रही है, फिलिंग हो रही है, उसकी सरप्राइज जिस तरह पेट्रोलियम टेस्टिंग होती है आउटलेट से, इसी तरीके से एलपीजी की क्वालिटी टेस्टिंग को रेगुलराइज किया जाए ताकि ये CO2 की मिक्सिंग जो है ना खत्म हो जाए। स्वाय क्वालिटी टेस्टिंग के, उसकी कंपोजिशन एनालिसिस के इसका कोई और हल नहीं है। अब क्योंकि बदकिस्मती हमारी है कि हम अनफॉर्चुनेटली फेयर लोग नहीं है, हर जगह पे हर अच्छे काम को भी गलत तरीके से करने के आदी है। तो अननेसेसरी 10% बेनिफिट के लिए 90% अच्छाई को भी खराब कर देते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि ओगरा के थ्रू ये रेगुलेशन पास हो कि भाई जो भी एलपीजी जहां से भी आ रही है, इंपोर्ट हो रही है या पाकिस्तानी जनरेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोड्यूस हो रही है, उनके प्लांट से भी टेस्टिंग हो और एंड यूजर पे भी वहां पे टेस्टिंग की जाए ताकि मेक श्योर हो कि चीज जहां से बन के आ रही है और जहां यूज हो रही है उस एंड पे भी जब क्वालिटी टेस्टिंग होगी तो ये चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी, आस्ते 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 मिनिमाइज होगी। जैसे पेट्रोलियम टेस्टिंग में आउटलेट स्टेशन में भी ओगरा बहुत मेहनत से काम कर रहा है, काफी उनकी जिसे कहते हैं ना काफी कोशिशें इसमें शामिल है कि दे लाइक टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। वो ही रेगुलेट कर सकते हैं और वो HDIP एज इंस्टीट्यूट जो है उसको फुलफिल कर सकता है और भी लिबर्टीज भी हैं, लेकिन HDIP एज ए नेशनल इंस्टीट्यूट कैन फुलफिल दिस सिचुएशन अबाउट LPG। हमारी HDIP की 2 अच्छी लैब हमने एस्टेब्लिश किया है, कोयटा में भी और कराची में भी। तो वी कैन टेस्ट द LPG क्वालिटी एंड दैट इज द ओनली वे टू stop this filling of CO2 and other impurity gases in LPG. सईद जदूद सर, बहुत शुक्रिया, आपकी बात ठीक है, प्रिंसिपली ये बात बिल्कुल ठीक है। चोर हमेशा जो है ना सर, ये जो लोग हैं, जो आपने सही कहा कि हमारी लोगों की आदत, ये हमेशा ना एक स्टेप आगे जाके सोचता है। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में चेंज करके, क्योंकि कोड्स जो इंटरनेशनल कोड NFPA 58 है, हम बहुत ज्यादा उसको डिटेल इस्तेमाल करते हैं। सो NFPA 58 में तो कहीं इस तरह की चीजों की जो रेमेडी रखी नहीं हुई ना, सो उन्हें तो नहीं पता कि इस तरह के। बट पॉइंट इज कि हमारी अगर पॉलिसी की बात हुई नईम साहब ने और आपने की, बिल्कुल 100% बात ठीक है, लेकिन आप इसकी देखिए कि रूल्स जो हैं, मिग रूल्स 2010 वाले देख लें, 1934 वाले प्रिंसिपल्स पेट्रोलियम रूल्स देख लें, ओगरा की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, मिनरल इंडस्ट्रियल गैस सेफ्टी रूल्स डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स देखते हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट भी है, ज्यूरिसडिक्शन का पॉलिसी क्लियर नहीं है, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप है। इवन जो मिग रूल्स हैं वो मिनरल एंड इंडस्ट्रियल गैस सेफ्टी रूल्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस आती हैं। आपके पास LPG के स्पेसिफिक, अगर मैं कहता हूं हम 10 में प्रिंसिपल हम लोग सिर्फ सिंपल लिख देना, एक सफा लिख देना और वो सफाई फॉलो हो जाए ना, और वो इनैक्ट हो जाए, तो दैट विल बी इनफ। लेकिन मैं इनफ क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो हमें पूरा का पूरा NFPA 58 हमारे लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है। ये जो है ना वो मिग रूल्स जो सारे के सारे कॉपी हुए थे, इंडिया वाले और वो UK वाले। सो हमें तो अब जो है ना वो अभी तक हमने जितनी भी इसके अंदर रिकमेंडेशंस दी हैं, जब भी दी हैं, उनका कोई खातिर खा जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं आया। जो भी अगर कोई अरबाब इख्तियार ये लोग मौजूद हैं तो उनसे गुजारिश है कि इनकी एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यस टॉप मोस्ट जो है ना वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके रूल्स हैं उनको रिवाइज कर लिया जाए। मैं अभी कुछ रूल्स का मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन इतने रिडिकुलस हैं कि और उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और कुछ जो है ना वो और कुछ जो चीजें जो लिखी हुई हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी है हल्की है कि वो जो है ना वो समझ नहीं आता कि मैंने अक्सर जगह पे एक आध जगह पे ओगरा के साहबान से गुजारिश की है कि जो है ना वो जहां पे हमें मौका मिला है कि क्या किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है। हाउएवर आई फील कि वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो है ना वो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब चूंकि आपकी LPG इंडस्ट्री काफी फ्लरिश कर गई है, बहुत आपकी LNG बहुत महंगी हो गई है, आज भी स्पॉट जो है ना वो 45 चल रही होगी, और जो है ना वो बात आप ठीक है। ये सारी बातें मेरे ख्याल में हम इसको ब्रीफ करते हैं, टू मच डिटेल डिस्कशन। हाउएवर ओगरा इस वक्त जो है कोशिश कर रही है कि क्वालिटी चीज कंज्यूमर पहुंचे। उसमें आप वाली बात सच है कि चीजें जरा स्लो है, बट दे आर गोइंग टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट हो रही है, उन पर डिस्कशन भी हो रही है, मेरी आज भी डिस्कशन हुई है।
तो उस पे ओगरा भी काम करना चाहते हैं और ओगरा का मोटिव भी ये है कि हम किसी तरीके से जो उनकी मैंडेट है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर और क्वालिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्वालिटी जो है कंज्यूमर तक पहुंचाए। उसमें ठीक है जो आप हम सारे फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हैं और हमें पता भी है अनफॉर्चुनेटली कि लोग हमारे जो है बड़े बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट से अच्छी रिप्यूट वाले लोग भी होते हैं, लेकिन समहाउ उनको पता नहीं होता नीचे की तरफ से ऊपर से जिधर से भी थोड़ी बहुत ही वो गड़बड़ करते हैं। हाउएवर हमारी जो जॉब है जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो ओगरा है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये उनकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है टू प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है। अब उस प्राइम रिस्पांसिबिलिटी को हम कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं इस पे जो है जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन की। जो आप कह रहे हैं जो ऑलरेडी रूल इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि किसी तरीके से ये एलपीजी की क्वालिटी को भी मद्देनजर रख के इसकी भी स्पेसिफिकेशन रूल्स और इसकी जो रेशियो है आइसोप्रोपेन और ब्यूटेन और कितनी होनी चाहिए और कितनी इम्प्योरिटी होनी चाहिए कितनी रिलैक्स होना चाहिए इस पर डिस्कशन हो रही है। तो इंशाल्लाह ओगरा विल सून अनाउंस दिस रेगुलेशन एज वेल प्रोबेबली और इस पे काम कर रहे हैं मेरी जो जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है और वो काफी हद तक इस पे काम करना चाहते हैं। और हमारे पास हमने इसीलिए एलपीजी की 2 लैब जो है एस्टैब्लिश किया कराची में भी और कोयटा में। कोयटा तफ्तान से बहुत ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कोशिश हो रही है कि इंशाल्लाह इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में स्टेप लिए जाएं। तो लेट्स सी इन फ्यूचर आई होप कि इट विल बी ओके इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का सबको पता है, डॉक्टर साहब हमारे पेट्रोलियम क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। सर कुछ लोगों की तरफ से तजवीज़ आई है जिस तरह हमारे बाकी फोकस्ड ग्रुप हैं इस तरह नईम साहब की सरबराही में अगर हम कोई सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए भी कोई फोकस ग्रुप बना लें और जिस तरह अभी ये भाई हमारे डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल हो सकता है पेट्रोलियम क्लब HECQ ग्रुप बन सकते हैं बिल्कुल जिसमें सारी चीजें कवर हो और नईम सुभानी जो है हमारे उसके फोकल पर्सन होंगे एंड ही विल मैनेज दैट ग्रुप और हम भी उसमें शामिल होंगे और जितना जो भी लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं अपनी इनपुट देना चाहते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट सेफ्टी रूल्स और ताकि मैक्सिमम जो है हम कोशिश करते हैं सेफ ऑपरेशन की। आप देखें अभी आपने नईम ने भी जिक्र किया मुजफ्फराबाद में एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से ट्रक की इंतहाई बेवकूफ़ी की वजह से पूरा एलपीजी का जो ट्यूब है वो नीचे दरिया तक पहुंच गई। अननेसेसरी बिल्कुल अननेसेसरी सिर्फ इसलिए कि ही हैज नेवर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और उसको सब्र नहीं हुआ और 2-4 दिन रोड जो बंद रही उसने पूरा ट्रक गुजरा। चलो शुक्र है उससे अपनी जान तो बच गई, लेकिन इट वाज इंतहाई जिसे कहते हैं रिडिकुलस मिस्टेक स्टूपिड मिस्टेक उसने करके। ये अवेयरनेस भी लोगों को नहीं है। हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली एज ए लोग रिस्क साथ खेलते हैं। रोड आप सिंपल इस्लामाबाद में जाएं बच्चे गाड़ियों के शीशों के खिड़कियों के ऊपर बैठे होते हैं और उन्हें पता होता है कि गिर भी सकते हैं और लपक कर हाथ में झंडे पकड़े हुए फिर रहे होते हैं। माँ बाप अंदर बैठे होते हैं गाड़ी के शीशा नीचे करके उसकी विंडो के ऊपर बैठे होते हैं। तो मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमें अवेयरनेस चाहिए। और दूसरी अवेयरनेस जो है ना हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हमारी बहुत कमी है। वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे हमारे स्कूल से लेकर हमारे यूनिवर्सिटी लेवल तक HSU की जो अंडरस्टैंडिंग है ना इसको पढ़ाने की जरूरत है, इसको अवेयरनेस करने की जरूरत है। जिसे कहते हैं जैसे पोलियो के ड्रॉप लोग जाते हैं मैं सोचता हूँ इस तरह HSCQ और सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए लोगों के घरों घरों तक ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है, तभी ये हम इंशाल्लाह काम कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह हमारी स्पीड है HSCQ की ये काफी स्लो स्पीड है। हाँ और इंशाल्लाह वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। सर मेरा ख्याल है डिस्कशन तो बहुत हो जा सकती है लेकिन इसमें ये वन पॉइंट ये है कि सिर्फ अगर जो है ना वो हमारे एलपीजी बाउजर ड्राइवर्स या जो भी टैंकर ड्राइवर हैं एक्सप्लोसिव को जो लेके जाते हैं उनकी ट्रेनिंग देख लिया करें। एक आम ट्रक ड्राइवर जो है वो वही एक्सप्लोसिव को जो है ना वो 50 टन को लेके जा रहा है और ये बड़ा जो है ना वो अजीब सा मामला है क्योंकि 250 लाइसेंस दे दिए हुए हैं रेगुलेटर ने और उसके बाद फिर उसकी रेगुलेशन नहीं है कि उसको हैंडल कौन कर रहा है। यस प्लांट के ऊपर लोग समझदार बैठे हैं बट जो ट्रक ड्राइवर की हायरिंग का प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर जो है ना वो मैं आपको केस स्टडी में एक बड़ी फाइंडिंग बता सकता हूँ। जो शेखुपुरा का इंसिडेंट हुआ था वो बहुत हादसा छोटा हो सकता था अगर जो है ना वो जो है ना वो ट्रक ड्राइवर ही अपना
काम कर ले तो नहीं, आपकी बात सच है, बस टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं जस्ट कहता हूँ बिल्कुल, इसलिए प्लांट इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने ड्राइवर को ट्रेन करने की जरूरत है। जहाँ से ड्राइवर चलते हैं ना, प्लीज प्लांट के मैनेजर की जिम्मेदारी है, इंडस्ट्री वाले की जिम्मेदारी है। जहाँ से ये फिलिंग हो रही है, जहाँ से लोडिंग है, दिस इज द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दोज पीपल। चलें जी, इसको खत्म करते हैं मेरे हाल में। और कोई पॉइंट नहीं है। मैं बस शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टिकुलरली यार नईम सुभानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इट इज वंडरफुल लेक्चर और हमारी बड़ी अवेयरनेस हुई है। मैंने जरा लेट ज्वाइन किया, हाउएवर इट वाज वेल अटेंडेड और वेल ऑब्जर्व्ड हुआ है और लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है, समझा है। और इंशाल्लाह पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान का जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है वो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है। और एनर्जी सेक्टर में जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में, रूल्स मेकिंग में, कोई भी इनपुट आती है किसी भी HSCQ के वाले से, जितने ये पार्टिसिपेंट है, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर क्वेश्चन टू ताहिर को करें, मुझे करें, पेट्रोलियम क्लब में करें। अब एक ग्रुप बना जाएंगे जिसमें नईम सुभानी साहब हमारे उसको फोकल पर्सन बन जाएंगे। और प्लीज पुट योर मेक योर इनपुट व्हाटएवर यू आर। आप छोटी सी कोशिश भी हम आगे ले जाएं और उसको कई इम्प्लीमेंट कर सकें तो कई जानें बच सकती हैं। छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे इंसिडेंट को बचाएंगे तो वी विल बी हैविंग अ सेफ ऑपरेशन इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही कि हम आपको और एक नेक्स्ट प्रोबेबली सैटरडे को और आ रहा है वेबिनार है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह हम ये सेमिनार करते रहेंगे। ताहिर आपका भी शुक्रिया, आपने भी कोऑर्डिनेशन की और बड़ा अच्छा अरेंज किया, और पूरी PCP टीम। तो सुभानी साहब और सारे पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड ग्रेट इंटरेस्ट। प्रॉब्लली में 2-2.5 घंटे हो गए हैं इस लेक्चर के, सो दैट मीन के इट हैज अ वेरी वैल्यू फॉर द पीपल। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बहुत शुक्रिया नईम साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, हम ये काबिश अपनी जारी रखेंगे और स्पेशली फॉर द सेफ्टी प्रोफेशनल्स हम एक इंशाल्लाह फोकस ग्रुप बनाएंगे सेफ्टी प्रोफेशनल्स का। क्योंकि जिस तरह नईम साहब कह रहे थे कि पहले कि अगर हम बाज़ रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन वो जैसे उन्होंने कहा कि मोटरवे के ऊपर तो मैंने सेफ्टी बेल्ट पहना है, लेकिन मोटरवे से उतरते साथ ही मैं उसको उतार देता हूं, तो यकीनन इस पर इदारा क्या करेगा, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यकीनन ये सेफ्टी कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है और उसका भी नईम साहब ने जिक्र किया। यकीनन हम डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको इक़्तिदार जो है वो कंसर्न लोगों तक पहुंचाया जाए। चेयरमैन वगैरह से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इसकी कि जिस तरह हमारे मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर स्पॉन्सर्ड इश्तिहार आते हैं, सेफ्टी के हवाले से भी गवर्नमेंट जो है वो इसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस तरह के मुहिम चलनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। तो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।